स्वागत है दोस्तों फैंटेसी नाइट पर, जहां कल्पना और शौर्य का मिलन होता है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। एल्फा हिंदी अध्याय 31 पूर्ण मारक क्षमता। ये देखकर कि मार्क्विस मुख्य रूप से वफादारी की प्रतिज्ञा की मांग कर रहे थे। जहां बाउंड बहुत खुश हुए और बोले, मार्कस मेरी तरफ से जियाकान संगठन द्वारा भेजा गया संपर्क अधिकारी है। जैसा कि आप जानते हैं वह पहले ही लापता हो चुका है। उसके साथ उसके शरीर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु भी गायब हो गई। बाद में उसका हमवतन भाई जियांग उसे ढूंढता हुआ आया, लेकिन किसी ने उसे जलाकर मार डाला। हाँ, जिया लॉन्ग भी संगठन के लोगों में से एक है। मार्कस ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी जानकारी है। बस तुमने मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं दी थी और मुझे लगा कि यह किसी आम इंसान का गायब होना और उसकी हत्या है। तो ये सब संगठन के लोग ही थे। झाग बाउच ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जियाकान के लापता होने और महत्वपूर्ण वस्तु के नष्ट हो जाने और जियान के जलकर मर जाने के बाद संगठन में इन दोनों का काफ़ी दबदबा था। ये घटनाएं मेरी निगरानी में हो रही है, इसलिए मैं दोषारोपण से बच नहीं सकता। मुख्य बात यह है कि मैं अभी भी ये पता नहीं लगा पाया हूं कि दुश्मन कौन है। हालांकि मैं संगठन में शामिल हो गया हूं, लेकिन मैं एक मामूली व्यक्ति मात्र हूं। इस घटना के कारण संगठन में पहले से ही ऐसे लोग हैं जो मुझसे असंतुष्ट हैं। अब मैं जिस दबाव का सामना कर रहा हूं वह बहुत बड़ा है और एक भी चूक मेरी जान ले सकती है। अगर आप मेरी मदद कर सके तो हम संगठन के लिए एक बड़ा पुण्य अर्जित कर सकते हैं और लोग हमारा आदर करेंगे। मार्कस ने कहा, बाउचिंग मुझे बस ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। झाग बाउचिन ने जवाब दिया, मार्कस इस मामले में मेरे दिमाग में पहले से ही कुछ संदिग्ध है और मैंने आपके आदमियों को उन पर नज़र रखने को कहा है। अगर आप उन संदिग्धों को पकड़ने में मेरी मदद कर सके तो हमें हत्यारे तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सकता है। इस तरह हम हत्यारे तक पहुंच सकते हैं और अगर हम जियाकांग या खोई हुई महत्वपूर्ण वस्तु को बरामद कर सके तो क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। मार्कस ने भय चढ़ाते हुए कहा, आपने बताया कि जिया लॉन्ग संगठन का एक महाविशेषज्ञ था और उसे भी जिंदा जला दिया गया। अगर उन संदिग्धों में सचमुच हत्यारा है तो क्या मेरे माता जो कि आम लोग हैं मारे नहीं जाएंगे। झाग बाउचिंग ने जवाब दिया, मार्कस ये वास्तव में इतना खतरनाक नहीं है, मेरे पास पहले से ही कुछ सुराग है। कि हत्यारा कौन हो सकता है? मार्कस ने पूछा, हत्यारा कौन है? झाग बाउच ने जवाब दिया, मुझे शक है कि असली हत्यारा लापता जियाकांग है, जिसने अज्ञात कारणों से हमें धोखा दिया और वह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु अपने साथ ले गया और बाद में जियांग जो उसे ढूंढ रहा था उसे भी उसने मार डाला। मार्क्वेस ने कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि अपराध उन संदिग्धों द्वारा नहीं किया गया है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं? झाग बाउचन ने कहा, यह सिर्फ मेरा अनुमान है, जरूरी नहीं कि यह सच हो। हालांकि मेरा मानना है कि जियाकांग और जिया लॉन्ग ने एक दूसरे से जान तक लड़ा, फिर भी कुछ और संभावनाएं हैं। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए मार्कस ने पूछा, क्या आप हमसे ऊपर वालों की बात कर रहे हैं? झांग बाउचन ने अपनी उंगली से ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल, संगठन के लोग चीन आए थे। घरेलू ताकतों को इसकी भनक कैसे लग सकती है? हो सकता है ऊपर वालों ने कुछ देखा हो और कार्रवाई की हो सकता है उन्होंने जियाओ कान को पकड़ लिया हो और जिया लोन को मार डाला हो, और बहुत मुमकिन है कि जिया कान की वह चीज़ उनके हाथ लग गई हो। मार्क्वस ने पूछा, क्या आपने शंघाई में उच्च वर्ग से किसी को आते देखा है? झांग बाउचन ने कहा, मुझे शक है कि उच्च अधिकारियों द्वारा भेजा गया व्यक्ति वही वांग यंग है जिसने एक दक्षिण कोरियाई को तुरंत मार गिराया था। उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। वह जिया कांग और जिया लॉन्ग दोनों को मारने की क्षमता रखता है, लेकिन वह अचानक गायब हो गया है और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि वह वास्तव में वही था या नहीं। मार्कस ने निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति नहीं मिल सकता, इसलिए ये परेशानी वाली बात होगी। झाग बाउचिंग ने कहा, अगर उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर जिया कांग ने हमें धोखा दिया और जिया लॉन को मार डाला तो भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन वास्तव में एक और संभावना है कि जिया कांग और जिया लॉन की बदकिस्मती उन संदिग्धों से जुड़ी हो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। यही हमारे लिए एक मौका होगा। मार्क्वस ने कहा, आपका मतलब यह है कि झाग बाउचिंग ने कहा, जिन लोगों पर हमें शक है उन्हें पकड़कर कड़ी पूछताछ करें और हो सकता है कि हमें उनसे कुछ सुराग मिल जाए। अगर कोई इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिरोध करता है और कुछ हद तक अपनी ताकत दिखाता है तो वह व्यक्ति हमारा मुख्य संदिग्ध बन जाता है। इसके साथ ही हम संगठन को रिपोर्ट कर सकते हैं और बाद में उन्हें सब कुछ संभालने दे सकते हैं, जबकि हम अपनी सराहनीय सेवा का दावा करते हैं। मार्क्वेस ने एक पल सोचा और कहा, जब आपने पहले मुझसे मेरे आदमी उधार मांगे थे तो आपने बताया था कि आपके कई दुश्मन संदिग्ध हैं जिन पर आप नज़र रख रहे हैं, जिनकी संख्या 30 से ज़्यादा है, जिनमें कुछ प्रतिष्ठित और सामाजिक स्तर के लोग भी शामिल हैं। अगर मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं तो ऊपर से जरूर ध्यान जाएगा और स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। झाग बाउचन ने जवाब दिया, मार्कस देश अपराध पर सख्ती से नकेल कस रहा है और अंडरवर्ल्ड के सदस्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए नोटिस जारी कर चुका है।
आप देश की काली सूची में हैं और अपनी नियति से बच नहीं सकते। क्या आप पकड़े जाने और मौत की सजा भुगतने का इंतजार करने के बजाय अभी किसी मजबूत समर्थक की तलाश नहीं करेंगे? हमारे संगठन में शामिल होकर इस तरह के समर्थन के साथ एक बार ये तूफान टल जाए तो संगठन के पास आपके लिए ढेर सारा काम होगा। आप अपने पैसों की हेराफेरी कर पाएंगे और एक बेफिक्र जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। क्या ये शानदार नहीं होगा? अगर आप अंडरवर्ल्ड में घुलना मिलना जारी रखना चाहते हैं तो भी संगठन आपको अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने में मदद करने के लिए किसी को जरूर भेजेगा। जब तक आप संगठन के प्रति वफादार रहेंगे ये निश्चित रूप से आपको धोखा नहीं देगा। क्रोधित होकर मार्कस ने मेज पटक दी और खड़े होकर बोले, धिक्कार है, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अगर देश मुझे मरवाना चाहता है तो उन्हें लड़ना ही होगा। देशद्रोही बनना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं तुरंत अपने आदमियों को आदेश दूंगा कि वे उन सभी संदिग्धों का अपहरण कर ले ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। दूर से ड्रोन को नियंत्रित कर रहे यानफेई को इस चौंकाने वाले रहस्य के बारे में सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि झाग बाओचेन के पीछे एक रहस्यमय संगठन खड़ा है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह संगठन देश के भीतर ही चीन की स्थिर स्थिति को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक विरोधी ताकत थी। अराजकता फैलाने का उनका तरीका विचित्र तो था, लेकिन तर्कसंगत भी, और बिना ध्यान दिए उनकी योजनाएं कामयाब हो सकती थी। जिससे पता चलता है कि उन्होंने ऐसी कपटी योजनाएं बनाने के लिए चीन की राष्ट्रीय परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन किया था। संगठन के लक्ष्यों को अच्छी तरह समझने के कारण ही यानफे संगठन में शामिल होने वाले और उसके उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही मानता था। झाग बाओचेन न केवल देशद्रोही बन गया था बल्कि उसने मार्कस को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। अब इन दोनों गद्दारों ने मिलकर संगठन को उपहार स्वरूप बड़ी संख्या में संदिग्धों का अपहरण करने की योजना बनाई थी। पहले मार्कस को किसी तात्कालिकता का एहसास नहीं हुआ था, इसलिए उसने कुछ एहतियात बरते और कुछ अतिरिक्त योजनाएं भी रखी। अब एक गतिरोध का सामना करते हुए वह बेतहाशा दुस्साहसी हो गया और राज्य के अधिकारियों से सीधे भिड़ने के मूड में आ गया। यानफे, जो अब 23 साल का हो चुका था, के दिल में अभी भी जवानी का सगुसा था और वह उन लोगों से नफरत करता था जो अपने देश के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी करते हैं। वह पहले भी झांग बाओचिंग से भिड़ चुका था और झांग के कई हमलों का निशाना बन चुका था, जिसके चलते कई बार वह झांग को मारने के लिए भी तरसता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यानफेई का मारने का इरादा कम होता गया। फिर भी इस वक्त दोनों गद्दारों की बातचीत देखकर उसके मन में उन दोनों को मार डालने की इच्छा हुई। चून की मार्कस ने बिना किसी हिचकिचाहट के गद्दार बनने का निश्चय कर लिया था, इसलिए उसने लोगों को पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना भेजने का मन बना लिया था। यानफेई को यह जानने के लिए अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि उसका नाम भी उन निशानों की सूची में होगा जिसका अंदाजा उसने अपने घर के पास की निगरानी से लगाया था। इसलिए कोई रास्ता ना होने पर उसने पहले हमला करने का निश्चय किया। यानफेई एक निर्णायक व्यक्ति था। एक बार जब उसने मन बना लिया तो सारी हिचकिचाहटें तुरंत गायब हो गई। वह दोनों गद्दारों को खत्म करने का इरादा रखता था, चाहे इसके लिए उसे अपने ड्रोन को उजागर करना ही क्यों ना पड़े। वह बाद में किसी जंगल में छिप सकता था, बड़े जानवरों का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन को उन्नत कर सकता था, जब तक कि वह अजय ना हो जाए और बदला ना ले सके। यानफेई के नियंत्रण में ड्रोन अवतार अचानक छत की छाया से बाहर निकल आया। स्टील बॉल गन की बैरल घूमने लगी। नीचे बैठे और बातें कर रहे बदमाशों को निशाना बनाते हुए उसने स्टील बॉल की गोलियां दागनी शुरू कर दी। अनगिनत स्टील बॉल गोलियां बदमाशों पर बरसी। वे इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे, कुछ हद तक सतर्क भी, लेकिन एक बड़े समूह के रूप में उन्हें दुश्मन के हमले का अंदाजा नहीं था, इसलिए उनकी सतर्कता कम थी। जब ड्रोन ने पूरा हमला किया तो बिना तैयारी वाले बदमाश जमीन पर गिर पड़े और चीखें गूंजने लगी। हालांकि यानफेई ने हमला किया था, लेकिन वह इन लोगों को मारना नहीं चाहता था। उसने सिर्फ गैंगस्टरों की जांघों के नीचे के हिस्सों पर निशाना साधा था। उसे मेरिट पॉइंट्स चाहिए थे और सहयोग से झांग बाओचिंग और मार्कस को खत्म करना था। हालांकि मार्कस ने गद्दार बनने का फैसला कर लिया था, फिर भी उसके मातहतों को इसकी भनक तक नहीं थी। वे निर्दोष थे, इसलिए यानफेई बस उन्हें सबक सिखा रहा था। जैसे ही ड्रोन पूरी तरह से आक्रामक हुआ, वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर मेरिट पॉइंट तेजी से बढ़ने लगे। खुले मैदान में छिपने की कोई जगह न होने और स्टील बॉल गोलियों की लंबी दूरी होने के कारण बदमाशों के पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। महज 30 सेकंड बाद उस इलाके में कोई भी खड़ा नहीं बचा था। सभी गैंगस्टर जमीन पर पड़े थे, अपने पैर पकड़े हुए और चीख रहे थे। स्टील की गोलियां हालांकि जानलेवा नहीं थी, उनके पैरों को चीरती हुई निकल गई, जिससे वे हिल भी नहीं पा रहे थे। दूसरी पीढ़ी के ड्रोन के पहले बड़े पैमाने के हमले ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में ड्रोन अवतार ने 112 मेरिट पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, जो किसी भी पिछली क्षमता से कहीं ज्यादा था। हमला करने के बाद यानफेई ने कोई दया नहीं दिखाई। बदमाशों को गिराने के बाद उसने ड्रोन को दूसरे बदमाशों की ओर मोड़ दिया। बाकी बदमाशों ने चीखें सुनी थी,
लेकिन ड्रोन की तेज गति के कारण वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए थे। इससे पहले कि वहां पहुंचा और उसने अपना भयंकर हमला शुरू कर दिया, जिससे उनके सभी पैर भी घायल हो गए। फिर ड्रोन अगले इलाके में एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जब तक ड्रोन गोदाम का एक चक्कर लगा पाया, जमीन बदमाशों से भर गई थी जो अपने पैर पकड़े हुए लेटे हुए थे और चीख रहे थे। देश भर में चल रही कड़ी कार्रवाई के बीच नागरिकों से बड़ी संख्या में हथियार जब्त कर लिए गए और मार्कोस के मातहतों के पास भी ज़्यादा बंदूकें नहीं थी। यानफेई के अचानक हमले के साथ वे समय पर अपने हथियार नहीं निकाल पाए, जिससे वे उसके हमले के आगे पूरी तरह से असहाय हो गए। अपने हिंसक हमले को अंजाम देते हुए यानफेई भीड़ में छिपे किसी भी विशेषज्ञ के प्रति सतर्क रहा। जिया कांग और जिया लॉन्ग के साथ उसकी पिछली मुठभेड़ों ने उसे बेहद सतर्क बना दिया था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह किसी नाले में ना गिर जाए। सौभाग्य से यानफेई ने जब परिधि के सभी गैंगस्टरों को मार गिराया और कुल 319 मेरिट पॉइंट प्राप्त किए तो उसे रोकने के लिए कोई विशेषज्ञ सामने नहीं आया। अंदर मार्कस और झांग बाओचिंग एक अपहरण की बारीकियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों बाहर आए और अपने ही आदमियों को जमीन पर पड़े दर्द से कराते, पूरी तरह से बेबस, हर जगह खून से लथपथ और एक काला ड्रोन हवा में मराता देखकर दंग रह गए। हालांकि जिस कमरे में मार्कस और झांग बाओचिन थे उसमें एक छेद था, लेकिन दरवाजा कसकर बंद था जिससे ड्रोन अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए यानफे उन दोनों पर हमला नहीं कर सका। वह पहले मार्कस के आदमियों पर ही हमला कर सकता था ताकि उसे मेरिट पॉइंट मिल सके। सही सामग्री फ्रेबी एन ओवल सियोम पर देखें। अब मार्कस और झांग बाओचिन को दरवाजा खोलकर बाहर आते देख ड्रोन ने तुरंत अपनी बंदूक की नाल घुमाए और कुछ स्टील बॉल गोलियों से उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे गोली चलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया था और असल में उसने सभी 500 स्टील बॉल गोलियां इस्तेमाल कर ली थी। उसका असली शरीर अभी भी वहां से 7-8 किलोमीटर दूर था और आधी रात से 1 घंटे से ज़्यादा समय बाकी था। यानफेई अफसोस के साथ ड्रोन को घुमाकर जाने के लिए नियंत्रित कर सका। मार्कस और झांग बाओचिन ऐसे खूनी मंजर को देखकर तुरंत डर गए। जब ड्रोन उड़ गया तब मार्कस ने आखिरकार उससे बाहर आकर मदद के लिए फ़ोन करना शुरू किया। झांग बाउन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने पहचान लिया कि यह ड्रोन वही है जो शियाओका के लापता होने पर गायब हो गया था। यहाँ ड्रोन का दिखना, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई अनजान ताकतें उसे निशाना बना रही थी? क्या अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही? जब यानफी का ड्रोन अवतार घर लौटा तो उसके ऊर्जा अंक लगभग समाप्त हो चुके थे, क्योंकि स्टील बॉल बुलेट चलाने में भी बहुत सारे ऊर्जा अंक खर्च होते थे। सौभाग्य से इस उड़ान से उसे 319 मेरिट पॉइंट मिले, जो पिछले 2 अंकों के साथ मिलकर कुल 321 मेरिट पॉइंट हो गए। अगर वह ऐसा कई बार और कर पाता तो उसका ड्रोन अवतार लेवल 3 तक अपग्रेड हो सकता था और उसकी अपनी ताकत भी और बेहतर हो जाती। तब तक जिया कांग और जिया लॉन्ग जैसे विशेषज्ञों का सामना करते हुए उसके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति भी होगी। 1 घंटे बाद आधी रात को ड्रोन का डाटा रिसेट हो गया और वह तुरंत अपनी चरम स्थिति में लौट आया। स्टील बॉल बुलेट गोला बारूद 100% पर वापस आ गया। यानफी ने एक बार फिर अपना ड्रोन तैनात किया और मार्कस की खो की ओर बढ़ गया। क्योंकि उसने आज रात ही अपनी चाल चल दी थी, इसलिए उसे अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से अपंग और कुचलना था, वरना एक बार जब वे ठीक हो जाते तो वह खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ड्रोन अवतार के वीरान गोदाम से चले जाने के बाद मार्कस पुलिस पूछताछ के डर से अपने घायल भाइयों को किसी सामान्य अस्पताल में भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बजाय उसने अपने बाकी आदमियों और गिरोह के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे बिना लाइसेंस वाले क्लिनिक के डॉक्टरों को वापस बुला लिया ताकि उनके जख्मी पैरों और तलवों से खून बहना बंद हो जाए और उनकी पट्टियां बांधी जा सके। इसलिए जब यानफेई का ड्रोन अवतार वापस उड़ा तो उसने देखा कि पूरा अड्डा जगमगा रहा था और नीचे कम से कम कुछ 100 लोग चहल पहल से भरे हुए थे। उसे तुरंत एक असीम संतुष्टि का एहसास हुआ, मानो ये लोग सिर्फ उसे मेरिट पॉइंट्स देने आए हो। बिना किसी हिचकिचाहट के यानफेई ने ड्रोन को भीड़ में उड़ा दिया और मार्कोस के आदमियों पर स्टील बॉल बुलेट दागने लगा जो पीछे की ओर भाग रहे थे। गुंडों को ड्रोन के वापस आने की उम्मीद नहीं थी और वे बिना तैयारी के ही पकड़े गए और एक बार फिर हमला कर दिया। यानफेई के सटीक नियंत्रण में एक गुंडे को घायल करने के लिए बस 1 या 2 स्टील बॉल ही काफ़ी थे। 2 मिनट से भी कम समय में यानफेई की स्टील बॉल बुलेट्स फिर से खत्म हो गई और ज़मीन गिरे हुए गुंडों से भर गई। इस हमले से कुल 406 मेरिट पॉइंट्स मिले, जो पिछले पॉइंट्स को मिलाकर कुल मेरिट पॉइंट 727 हो गए। यानफेई के ड्रोन अवतार को आज रात बहुत अच्छी फसल मिली और वह पूरी तरह संतुष्ट होकर उड़ गया। अपनी स्टील बॉल गोलियों के खत्म हो जाने और उन्हें जल्द ही फिर से भरने का कोई उपाय न होने के कारण यानफेई ने आखिरकार मार्कस के आदमियों पर हमला रोक दिया। अफसोस की बात यह थी कि दूसरे हमले के दौरान झांग बाओचिंग और मार्कस डरकर पहले ही निकल गए थे, वरना यानफेई कुछ स्टील बॉलर्स से ही उन्हें खत्म कर सकता था और उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। अभूतपूर्व विजय प्राप्त करने के बाद यानफेई बहुत संतुष्ट थी और सोने चली गई।
लेकिन शंघाई के अंडरवर्ल्ड और वैध पक्ष दोनों ही स्तब्ध थे। मार्क्वेस के इतने सारे आदमियों के शामिल होने के कारण निश्चित रूप से उनके बीच हर तरफ से जासूस थे। इसलिए एक रहस्यमय ड्रोन द्वारा मार्क्वेस के आदमियों के पूर्ण विनाश की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही शंघाई के अंधेरे और उजले दोनों पक्ष इस खबर से स्तब्ध रह गए। अदृश्य अंधेरे में अंतर्धाराएं हिलने लगी। सही सामग्री FVWN.CM पर देखें। पिछली 2 जिंदगी मरण की लड़ाइयों के दौरान यानफेई को अपनी कमजोरी का गहरा एहसास हुआ। वांग यन के स्पष्टीकरण के साथ उसे अपने और असली विशेषज्ञों के बीच का अंतर समझ में आ गया और इसलिए उसे तुरंत और ज़्यादा ताकत की जरूरत थी। पहले यानफी कुछ हद तक रूढ़िवादी था, अपने ड्रोन अवतार को लेवल अप करने के लिए बाहर जाने से डरता था। हालांकि मार्क्वेस और झांग बाओचेन के उकसावे पर उसने आखिरकार हिम्मत छोड़ी और निर्णायक वार किया। एक ही झटके में 727 मैरिज पॉइंट्स बटोर लिए, जिससे ड्रोन अवतार का तीसरा अपग्रेड अब दूर नहीं रहा। अगले दिन में यानफेई बिना किसी हरकत के घर पर आराम कर रहा था। बस घर में दुबका हुआ संबंधित समाचारों पर ध्यान दे रहा था। ना तो इंटरनेट पर और ना ही टेलीविजन पर स्टील बॉल बुलेट से बदमाशों पर हमले की कोई खबर थी। जो बदमाश पहले उसके घर पर नजर रख रहे थे वे गायब हो गए थे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। ये पता नहीं था कि पिछली रात यानफेई ने उन्हें खो में घायल किया था या नहीं। हालांकि मार्कस और झांग बाओचिंग दोनों अभी भी आसपास थे और यानफेई जानता था कि यह मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। तीसरे दिन रात होते ही यानफेई चुपचाप अपने घर से निकला और शहर के उत्तर में एक बड़े पुल के नीचे गाड़ी चलाकर चला गया। पास ही एक गिरोह का अड्डा था जो कर्ज वसूली में माहिर था और छात्रों, खासकर खूबसूरत छात्राओं को निशाना बनाता था। वे उनसे पैसे उधार लेने और फिर उन्हें ज़्यादा खर्च करने के लिए फुसलाने की हर संभव कोशिश करते थे। जब ये खूबसूरत लड़कियां कर्ज नहीं चुका पाती तो गिरोह उनकी नग्न तस्वीरें लेता और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए वेव में धकेलने की धमकी देता, जिससे उनका नैतिक पतन हो जाता। पिछले कुछ वर्षों में इस गिरोह ने कई महिला विश्वविद्यालय छात्राओं को नुकसान पहुंचाया था और इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह थी कि कई छात्राओं को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। हालांकि देश में कैंपस सूदखोरी से संबंधित स्पष्ट कानूनी परिभाषाओं के अभाव और कानून की पहुंच से बाहर होने के कारण इस गिरोह को कोई नुकसान नहीं हुआ और कई वर्षों तक स्थिरता का आनंद लिया। यानफेई को इस गिरोह के बारे में कुछ समय से पता था और स्थानीय टेलीविजन स्टेशन ने भी उनके कुकृतियों की रिपोर्टिंग की थी। पहले यानफेई के पास इस गिरोह से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब जब उसे ड्रोन अवतार मिल गया था और उसे अपग्रेड करने के लिए तुरंत मेरिट पॉइंट्स की जरूरत थी तो उसने इस गिरोह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार मार्कस के लगभग सभी आदमियों का उसने सफाया कर दिया था और 2 हमलों के बाद वे निसंदेह सतर्क हो जाएंगे। इसलिए सुरक्षा कारणों से यानफेई ने अपनी बंदूक इस कर्जखोर गिरोह पर तान दी। रात के 8 बजे बज चुके थे, लेकिन यानफेई ने एक सुनसान जगह चुनी जहां मुश्किल से ही कोई दिखाई दे रहा था। केबिन में लेटे उसने सावधानी से ड्रोन को लॉन्च किया, फिर उसे नियंत्रित किया और 5 किलोमीटर दूर उस जगह की ओर उड़ गया जहां लोन शार्क गिरोह का अड्डा था। जब ड्रोन ऋण देने वालों के अड्डे पर पहुंचा तो उसने सूट पहने गिरोह के कुछ सदस्यों को व्यस्तता से कॉल करते हुए देखा, जो पहली नज़र में बहुत पेशेवर लग रहे थे। लेकिन यानफेई को पता था कि वे छात्रों को भुगतान के लिए दबाव बनाने के लिए कॉल कर रहे थे। यानफेई ने बिना कुछ कहे ही बात कर दी। उसकी स्टील बॉल जैसी गोलियों ने शीशे की खिड़कियां तोड़ दी और ड्रोन कमरे में उड़कर अंदर मौजूद बदमाशों पर हमला कर दिया। बेशक उसने जांघों के नीचे निशाना साधा ताकि जानलेवा चोट ना लगे। हालांकि यह साहूकार घिनौने थे, लेकिन इन्हें मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काम में व्यस्त कर्जदारों को एक ड्रोन को उड़ते और उन पर हमला करते देखकर झटका लगा। ड्रोन पर यानफेई का नियंत्रण एक विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गया था। सीमित जगह में भी ड्रोन बिना किसी बाधा से टकराए ऊपर नीचे हो रहा था और स्टील बॉल बुलेट के हमले अविश्वसनीय रूप से सटीक थे, जिससे जान के ऊपर किसी को भी चोट नहीं आई। अंदर महिला कर्मचारी भी थी और यानफेई ने उन्हें भी नहीं बख्शा, क्योंकि उन्होंने भी इस कुकृत्य में भूमिका निभाई थी और सहानुभूति की पात्र नहीं थी। सिर्फ 2 मिनट में कर्जदार के दफ्तर में सभी लोग घायल हो गए, जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे और यानफेई को 62 मेरिट पॉइंट्स मिल गए थे, जबकि उसके पास 415 स्टील बॉल बुलेट बची थी। यानफेई को ड्रोन याद आने लगा। फिर उसने मिनीवेन को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। वेस्ट सिटी में एक बड़ा पिरामिड स्कीम संगठन था जो देश भर से नौकरी चाहने वालों को इंटरनेट के जरिए नौकरी का लालच देकर शंघाई लाता था, फिर उन्हें बंदी बनाकर रखता था, उनका दिमाग खराब करता था और उन्हें योजना में शामिल होने के लिए पैसे देने पर मजबूर करता था। एक बार जब ये लोग पैसे देकर जुड़ जाते थे तो उनके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता था और वे अपने ही दोस्तों और परिवार को धोखा देकर पिरामिड स्कीम संगठन में फंसने लगते थे, जिससे ये संगठन और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था। इसी तरह देश में पिरामिड स्कीमों की कुछ प्रथाओं से निपटने के लिए कारगर उपाय नहीं खोजे गए थे, जिससे कानून की सीमाओं से परे इस संगठन को फलने फूलने का मौका मिल गया। और अब यानफेई की नज़र इस संगठन पर थी।
आधे घंटे बाद यानफेई पिरामिड योजना संगठन से 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान गली में पहुंची। गाड़ी रोकी और ड्रोन उड़ाना शुरू किया, जो तेजी से संगठन के कक्षा कक्ष तक पहुंच गया। ये तथाकथित कक्षा कक्ष असल में एक फार्म हाउस का आंगन था, और जब ड्रोन ऊपर से उड़ा तो उसने पाया कि संगठन के सदस्य अपने कमरों में आराम कर रहे थे, जबकि मुख्य सदस्य एक सारांश सम्मेलन कर रहे थे। ये पिरामिड योजना संगठन बहुत बड़ा था, जिसमें 200 से ज़्यादा मुख्य सदस्य थे। सारांश सम्मेलन में संगठन के प्रमुख ने हाल के दिनों में कंपनी की महान उपलब्धियों का जोश से बखान किया और इसके लिए एक भव्य और शानदार भविष्य की भविष्यवाणी की। लगभग दिमाग को झकझोर देने वाले भाषण के बीच पिरामिड स्कीम संगठन के मुख्य सदस्यों ने बड़े उत्साह से उनकी बात सुनी। एक साथ खड़े होकर नारे लगाए और संगठन का विस्तार करने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए और अधिक लोगों को शामिल करने की शपथ ली। यानफेई ने देखा, उसका दिल उस भयावह दृश्य को देखकर धड़क रहा था। अंदर के लोग बिल्कुल पंथ के सदस्यों जैसे लग रहे थे, जिनका दिमाग धोया हुआ था और जो अनजान थे लगातार यही सोच रहे थे कि और लोगों को जोड़कर कैसे पैसा कमाया जाए। उसे ऐसे संगठन या उसके सदस्यों पर जरा भी दया नहीं आई। ड्रोन उड़कर अंदर आया और मुख्य सदस्यों पर हमला करने लगा। 2 मिनट बाद ड्रोन की गोलियां फिर से खत्म हो जाने और पिरामिड स्कीम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य सदस्यों को रोते और जमीन पर पैर पकड़े देखकर यानफेई संतुष्ट होकर वहां से चला गया। अब उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे, क्योंकि रातों रात हुए इन 2 बड़े हमलों के बाद ड्रोन के मेरिट पॉइंट्स 1000 तक पहुंच गए थे। इसका मतलब ये था कि ड्रोन को अंततः फिर से उन्नत किया जा सकता था और यानफेई की ताकत और भी बढ़ने वाली थी। इससे पहले एक पल की लापरवाही के कारण यानफेई भूल गया था कि ड्रोन अपग्रेड के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उसके घर के उपकरणों को 1 लाख युआन से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। इस बार वह फिर से वही गलती ना दोहराए, इसलिए उसने जल्दी ही एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां से उसे भरपूर मात्रा में कच्चा माल मिल सके। वह जगह शंघाई के बाहरी इलाके में एक बड़े पैमाने पर कचरा भराव क्षेत्र थी। हालांकि हाल के वर्षों में राज्य ने कचरे की छटाई और पुनर्चक्रण की वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन आम जनता में इस संबंध में जागरूकता का अभाव था। इसके अलावा कचरे के पुनर्चक्रण की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए कुछ इलाकों में अभी भी न्यूनतम प्रसंस्करण के बाद कचरे को दफनाने का सरल उपाय अपनाया जाता था। दफन किए गए कचरे में न सिर्फ घरेलू कचरा था, बल्कि कई बेकार घरेलू उपकरण और कुछ निर्माण अपशिष्ट भी थे। ये घरेलू उपकरण और निर्माण अपशिष्ट विभिन्न धातु तत्वों से भरपूर थे। हालांकि ड्रोन के उन्नयन के निर्देशों में ये स्पष्ट नहीं था कि किन कच्चे माल की आवश्यकता होगी। यानफेई का मानना था कि इस लैंडफिल में ड्रोन के उन्नयन के लिए पर्याप्त कच्चा माल होना चाहिए। इसके अलावा ड्रोन को सामग्री की स्थिति को लेकर कोई खास परवाह नहीं थी, चाहे वह नहीं हो या पुरानी और जंग लगी हो। जब तक वह एक ही चीज़ हो, वह उसे तोड़कर इस्तेमाल कर सकता था। यही वजह थी कि यानफे ने लैंडफिल पर अपनी नज़रें गड़ा दी थी। अपना ड्रोन अवतार पुनः प्राप्त करने के बाद यानफे शहर से बाहर चला गया और चुपके से उपनगरों में लैंडफिल में घुस गया। अगर ड्रोन अवतार अपग्रेड हो रहा होता तो उससे कुछ असामान्य आवाज़ें जरूर आती। इसके अलावा अपग्रेड के दौरान ड्रोन नियंत्रण क्षमता खो देता, जिससे वह सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो जाता। अपग्रेड एक ही बार में सफल होना जरूरी था, इसलिए यानफेई ने अपग्रेड के लिए सामग्री ढूंढने के लिए ड्रोन को अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उसे ड्रोन की सुरक्षा के लिए और किसी भी आप स्थिति से निपटने के लिए खुद वहां मौजूद रहना पड़ा। रात के 11 बजे बजने वाले थे और कूड़े के ढेर में काम करने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। रात की शिफ्ट के कर्मचारी घर के अंदर दुबके हुए टीवी देख रहे थे और अपने मोबाइल फ़ोन पर खेल रहे थे। बाहर कोई गश्त नहीं कर रहा था। आखिर किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई इस बेकार से दिखने वाले कचरे को चुराने आएगा। यानफेई ने इलाके का जायजा लिया और ड्यूटी रूम वाली कचरा प्रसंस्करण फैक्ट्री से बचते हुए एक सुनसान और छिपी हुई जगह पर चला गया। उसे खासतौर पर सुरक्षित पाकर उसने अपने ड्रोन अवतार को जमीन से 1 मीटर ऊपर मंडराने दिया। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए उसने वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर चमकते लाल अपग्रेड बटन पर क्लिक किया। जैसे ही लाल अपग्रेड बटन दबाया गया, यानफेई की चेतना ड्रोन से बाहर निकल गई। उसने देखा कि ड्रोन के चारों प्रोपेलर अचानक घूमना बंद कर स्थिर हो गए, लेकिन ड्रोन का पूरा शरीर हवा में अजीब तरह से मंडरा रहा था। तभी ड्रोन से एक स्पष्ट किरण निकली और आसपास के वातावरण को स्कैन करने लगी। यानफेई किरण को महसूस तो कर सकता था, लेकिन उसे देख नहीं पा रहा था। किरण तेजी से लैंडफिल पर घूमी और यानफेई ने देखा कि कचरे के कुछ ढेर घुलने और विकृत होने लगे और छोटे छोटे कणों में बदल गए। ये कण धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक सूक्ष्म कण धारा का निर्माण कर रहे थे। सूक्ष्म कणों की यह धाराएं ड्रोन की बॉडी की ओर उड़ी और फिर उसमें विलीन हो गई। जैसे जैसे ये कण धाराएं लगातार आपस में मिलती रही, ड्रोन का शरीर भी पिघलने और विकृत होने लगा। अंततः ड्रोन का पूरा शरीर एक पारदर्शी तरल पदार्थ में बदल गया। यह अजीब पारदर्शी तरल पदार्थ हवा में तैर रहा था, पानी के गोले की तरह लहरा रहा था और लहरें मार रहा था।
और कणों की निरंतर धाराओं के साथ यह पारदर्शी तरल पदार्थ धीरे धीरे बड़ा होता गया। यानफेई समझ गया कि ड्रोन कच्चे माल को एकीकृत कर रहा है। पर्याप्त मात्रा में एकीकृत होने के बाद ड्रोन अपग्रेड पूरा कर लेगा। यानफेई को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अपग्रेड के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कचरे के विशाल ढेर काफ़ी हद तक घुल गए थे। इतना ही नहीं, जमीन के नीचे दबा कचरा भी आंशिक रूप से घुल गया था और विभिन्न तत्व कणों की धाराओं में बदलकर ड्रोन के शरीर में एकीकृत हो गए थे। किरण ने न केवल विभिन्न धातु कच्चे माल, प्लास्टिक और रबर को विघटित किया बल्कि बड़ी मात्रा में जैविक कचरे को भी विघटित किया। यानफेई ने शुरू में सोचा था कि ड्रोन के उन्नयन के लिए केवल धातु सामग्री की आवश्यकता होगी। अब उसे एहसास हुआ कि जैविक सामग्री की भी आवश्यकता है। जैसे जैसे दबे हुए कचरे का अपघटन हुआ और परिणाम स्वरूप कणों की धारा जमीन से बाहर निकली, सतह पर असंख्य छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगे। अंततः बड़ी मात्रा में कचरे के अपघटन के कारण एक विशाल भूमिगत स्थान दिखाई देने लगा। बिना किसी सहारे के यह विशाल स्थान अचानक बह गया। एक धीमी गर्जना के साथ जमीन धंस गई जिससे धूल आसमान में उड़ गई। लैंडफिल साइट पर इतना बड़ा हंगामा देखकर यानफेई मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि ड्रोन के अपग्रेड के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे डंप साइट पर एक बड़ा सिमोल बन जाएगा। गनीमत रही कि यह इलाका केंद्रीय अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र से दूर था और आवाज़ वहां तक नहीं पहुंची। इसके अलावा रात का समय था, दृश्यता बहुत कम थी। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी अपने कमरों में दुबके इंटरनेट सर्फिंग और मोबाइल फ़ोन पर खेल रहे थे, इसलिए किसी ने इस असामान्य स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल तक लैंडफिल कर्मचारियों को जरूर कुछ गड़बड़ नजर आ जाएगी। आखिर जमीन में एक बड़ा गड्ढा और कचरे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाने की बात को कौन नज़रअंदाज कर सकता था। यानफेई लैंडफिल कर्मचारियों को सचेत करने की संभावना को लेकर चिंतित थे, जिससे ड्रोन अपग्रेड विफल हो सकता था। तभी रहस्यमय किरणों ने आसपास के कचरे को विघटित करना बंद कर दिया। कणों की धारा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद विशाल पारदर्शी तरल संतृप्त प्रतीत हुआ। अब कच्चे माल को अवशोषित नहीं कर रहा था। फिर पारदर्शी तरल लगातार आकार बदलने लगा लेकिन कभी भी एक निश्चित आकार में स्थिर नहीं हुआ। जैसे ही यानफेई को चिंता हुई कि अपग्रेड के दौरान कोई दुर्घटना घट सकती है, पारदर्शी तरल ने अचानक एक चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित की, मानो कहीं से अचानक कोई सूरज प्रकट हो गया हो जिसने दुनिया को प्रकाश के सागर में बदल दिया। चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी का सामना करते हुए यानफेई को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी ताकि उन्हें नुकसान ना पहुंचे और अंधेपन का खतरा ना हो। लेकिन रोशनी क्षणभंगुर थी, पलक झपकते ही गायब हो जाती थी, जिससे कोई भी सोच सकता था कि कहीं ये सिर्फ उनकी कल्पना तो नहीं थी। जब यानफेई ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि पारदर्शी तरल ने अंततः आकार ले लिया था, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्नत ड्रोन का रूप रंग काफ़ी बदल गया था। अब वह किसी छोटे नागरिक रोटरक्राफ्ट जैसा नहीं दिखता था। नए ड्रोन में ऊपर की ओर हल्के उभार वाली एक लंबी नाक, बीच में लंबे पंखों की एक जोड़ी, पीछे की ओर झुके और फैले हुए टेलफिन और बिल्कुल अंत में एक प्रोपेलर था। ड्रोन का पूरा शरीर लंबा और चिकना था जिसमें बेहतरीन वायुगतिक गुण थे जो तुरंत ही विज्ञान कथा जैसा एहसास दिला रहे थे। इतना ही नहीं, उन्नत ड्रोन का शरीर भी विशाल था। यानफेई को उसे ऊपर देखना पड़ा। यान के सामने वह बस एक छोटा सा धब्बा था। यानफेई अपनी आंखें मलता रहा जो सफ़ेद रोशनी से लगभग अंधी हो गई थी। उसे सामने के दृश्य पर थोड़ा अविश्वास हो रहा था। हालांकि जब उसे पता चला कि उसका ड्रोन सचमुच इस रूप में बदल गया है तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ड्रोन अवतार हासिल करने के बाद यानफेई को ड्रोन के विकास के इतिहास में गहरी दिलचस्पी हो गई थी और उसने इंटरनेट पर ड्रोन के बारे में काफ़ी जानकारी खोजी थी। अब वह ड्रोन के विभिन्न मॉडलों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। इसलिए जब उसने ड्रोन का उन्नत आकार देखा तो उसने तुरंत उसका सामान्य नाम पुकारा, प्रेडेटर ड्रोन। यानफेई इसे इतनी जल्दी पहचान पाए, इसकी वजह यह थी कि इस प्रेडेटर ड्रोन की इंटरनेट पर ज़बरदस्त प्रतिष्ठा थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध ड्रोनों में से एक है जिसने विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में अपनी ताकत साबित की है और मानव रहित लड़ाकू विमानों में इसे एक ज़बरदस्त ताकत माना जाता है। उनका ड्रोन और अमेरिकी सेना का प्रेडेटर ड्रोन दिखने में यहाँ तक कि रंग में भी एक जैसे थे। बस फ़र्क इतना था कि यानफेई के ड्रोन अवतार पर कोई निशान नहीं था। संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा मध्यम ऊंचाई लंबी धीरज के रूप में वर्णित प्रेडेटर ड्रोन तो ही भूमिकाएं निभा सकता है और 2 AGM-114 हेलफायर मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। यह एक दूर से संचालित उड़ने वाला वाहन है जिसकी लंबाई 8.27 मीटर और पंखों का फैलाव 14.87 मीटर है। इसकी अधिकतम संचालन त्रिज्या 3700 की मी है जिसमें 240 की मी घंटा की शीर्ष उड़ान गति है। ये 60 घंटे की अधिकतम धीरज के साथ 24 घंटे तक एक लक्ष्य क्षेत्र पर मंडरा सकता है। विमान फोटोइक इंफ्रारेड 2 ही उपकरण, GPS नेविगेशन और सभी मौसम में सक्षम सिंथेटिक अपर्चर अदा से लेस है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसका रेसोल्यूशन 0.3 मीटर है।
इस ड्रोन को देखकर यान फेई के दिमाग में प्रीडेटर ड्रोन के बारे में ढेरों जानकारी कौंध गई। आंकड़ों के अनुसार प्रीडेटर ड्रोन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका ड्रोन उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा क्योंकि उसमें एक रहस्यमय शक्ति के जरिए उत्परिवर्तन हुआ था। इसलिए शुरुआती झटके के बाद यान फेई अपनी चेतना को उसके साथ मिलाने, ड्रोन को चालू करने और अपग्रेड के बाद के विस्तृत आंकड़ों का निरीक्षण शुरू करने के लिए बेताब था। ड्रोन के वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन में प्रवेश करने पर ज्ञानफे को निम्नलिखित डाटा प्रदर्शित हुआ। ड्रोन अवतार स्तर 3 ऊर्जा 100 योग्यता 0/100 यूनिवर्सल स्पेस 100 घन मीटर ड्रोन की लंबाई 10 मीटर पंखों का फैलाव 18.5 मीटर ऊंचाई 2.5 मीटर खाली वजन 1080 किलोग्राम पेलोड 4000 किलोग्राम अधिकतम टेक ऑफ वजन 580 किलोग्राम अधिकतम गति 1000 किलोमीटर घंटा क्रूज गति 500-800 की प्रति घंटा सही सामग्री f.n.co पर देखें। अधिकतम नियंत्रण दूरी 5000 किलोमीटर व्यवहारिक छत 10,000 मीटर उड़ान समय प्रतिदिन 5-10 घंटे विशेष योग्यताएं ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग पनडुब्बी गोता हथियार एक वन गन 730 नाक में स्थित कैलिबर 30 मिमी गोला बारूद क्षमता 1800 राउंड गोला बारूद के प्रकार कवच भेदी राउंड उच्च विस्फोटक राउंड आग लगाने वाला राउंड हथियार तोरण 4 पंखों के नीचे स्थित प्रत्येक तोरण पर 4 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। उपलब्ध मिसाइलें टैंक रोधी मिसाइलें AGM-114 हेलफायर मिसाइलें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें AIM-92 रडार क्वांटम रडार अधिकतम पता लगाने की दूरी 500 किलोमीटर। वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर लेवल 3 ड्रोन का विस्तृत डाटा दिखाई दे रहा था जिससे यानफेई को ड्रोन की क्षमताओं की सबसे सहज समझ मिल रही थी। तीसरे अपग्रेड के बाद ड्रोन सचमुच एक लड़ाकू विमान बन गया था और हर डाटा में भारी बदलाव आ रहा था। रहस्यमय ऊर्जा बिंदुओं ने ड्रोन को शक्तिशाली गतिशील समर्थन प्रदान किया। परिणाम स्वरूप ड्रोन की उड़ान गति, उड़ान ऊंचाई, पेलोड, सहनशक्ति और नियंत्रण दूरी में उल्लेखनीय सुधार हुआ जिससे मानव रहित लड़ाकू विमान को दुर्ज युद्ध क्षमताएं प्राप्त हुई। यूनिवर्सल स्पेस का विस्तार 100 वर्ग मीटर तक हो गया और इस वृद्धि के साथ यानफे इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें रख सकता था। ये चीज़ें जिन्हें वह अपने साथ ले जा सकता था, उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाने और आपात स्थितियों से निपटने की उसकी क्षमता में सुधार लाने की एक मजबूत गारंटी थी। साथ ही उसके हाथ में और भी ज़्यादा तुर्क के पत्ते भी थे। ड्रोन के नवीनतम अपग्रेड के साथ उसके मेरिट पॉइंट्स 10,000 हो गए। इसका मतलब था कि ड्रोन को फिर से अपग्रेड करने के लिए यानफेई को 10,000 मेरिट पॉइंट्स हासिल करने होंगे। अपग्रेड के लिए 1000 मेरिट पॉइंट्स की पिछली आवश्यकता ने उसे पहले ही सोचने और झिझकने पर मजबूर कर दिया था, जब तक कि उसने आखिरकार इस लक्ष्य को हासिल करने का मन नहीं बना लिया। इस बार अपग्रेड करने की कठिनाई 10 गुना बढ़ गई थी, जिससे यानफेई को बहुत सिर दर्द हो रहा था। हालांकि उसे विश्वास था कि हर मुश्किल में एक उम्मीद की किरण होती है और वह इस अपग्रेड लक्ष्य को हासिल करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर दिखाए गए आंकड़ों में हथियारों के विकल्प में सबसे ज़्यादा बदलाव आया था। ड्रोन के लेवल 3 में अपग्रेड होने और एक सच्चा मानव रहित लड़ाकू विमान बनने के बाद ही उसमें असली घातक हथियार दिखाई दिए। ड्रोन के सिर के नीचे एक वन गन दिखाई देती थी, जिसका मतलब था कि इस हथियार में 7 तेजी से घूमने वाली गन बैरल थी जो 30 मिलीमीटर नौसेसिक तोप के गोले प्रति मिनट अधिकतम 6000 राउंड की दर से दाग सकती थी। ये वन गन 10,800 राउंड गोला बारूद के साथ आती थी, जिसमें 3 प्रकार के गोला बारूद होते थे: कवच भेदी गोला बारूद, उच्च विस्फोटक गोला बारूद और आग लगाने वाला गोला बारूद। हमले के दौरान गोला बारूद के प्रकार को वास्तविक ज़रूरतों के अनुसार बदला जा सकता था, लेकिन गोला बारूद की कुल मात्रा 10,800 राउंड तक सीमित थी। ड्रोन के पंखों के नीचे कुल 4 हथियार तोरण थे, जिनमें से प्रत्येक 4 मिसाइलें ले जा सकता था। ये या तो हवा से हवा में मार करने वाली M92 मिसाइलें या AGM-114 एंटी टैंक मिसाइलें हो सकती थी। मिसाइलों के प्रकार को वास्तविक ज़रूरतों के अनुसार बदला जा सकता था, लेकिन केवल यही 2 प्रकार बदलने के लिए उपलब्ध थे। इसी तरह ड्रोन गोला बारूद की कुल संख्या को भी नियंत्रित करता था, जिससे प्रतिदिन केवल 16 मिसाइलें ही दागी जा सकती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात मानव रहित लड़ाकू विमान पर एक रडार का दिखना था, और वह भी कोई साधारण रडार नहीं, यह अत्याधुनिक क्वांटम रडार था। अगर पिछले डाटा में हुए बदलाव हालांकि महत्वपूर्ण थे, फिर भी यानफेई की उम्मीदों के अनुरूप थे, तो इस तरह के क्वांटम रडार का दिखना उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। कि क्वांटम रडार अभी प्रयोगशाला में अनुसंधान के चरण में था, इसलिए दुनिया के किसी भी देश के पास क्वांटम रडार के व्यावहारिक उपयोग का सफल अनुभव नहीं था। अब जबकि ड्रोन इस रडार से लैस हो चुका था, जो वर्तमान वैश्विक तकनीकी मानकों से कहीं आगे था, यह एक सच्ची विज्ञान कथा के आवरण में लिपटा हुआ था। हालांकि यानफेई हैरान था, लेकिन वह बहुत खुश भी था, क्योंकि यह क्वांटम रडार बेहद शक्तिशाली था। इसकी अधिकतम पता लगाने की सीमा 500 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। यह एक साथ 1000 लक्ष्यों पर नज़र रख सकता था, और यह 50 सबसे खतरनाक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम था, जो आज की दुनिया के सबसे उन्नत रडार की पता लगाने और मार्गदर्शन करने की क्षमता से कहीं ज़्यादा था।
इतना ही नहीं, क्वांटम रडार विभिन्न बाधाओं को भी भेद सकता था और इसकी पता लगाने की क्षमता भी बेहतरीन थी। इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह थी कि क्वांटम रडार स्टील्थ विमानों का पता लगा सकता था। एक बार स्टील्थ विमानों का पता लग जाने पर उन्हें मार गिराया जा सकता था। इस उच्च प्रदर्शन वाले रडार ने यानफेई को पहले ही ऐसी क्षमताएं प्रदान कर दी थी जो पूरी पृथ्वी की तकनीक से भी आगे थी। उस क्षण से यानफेई दुश्मनों का पहले ही पता लगाने और उन्हें पहले ही खत्म करने में सक्षम हो गया। बेशक यानफेई यह भी जानता था कि असली लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। अगर दुश्मन के पास पूर्व चेतावनी वाले विमानों का समर्थन होता तो क्वांटम रडार की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती। अगर दुश्मन एक पूरा देश होता तो उसके पास मदद के लिए ढेर सारी दूसरी जानकारियां होती, जबकि उसके पास सिर्फ एक लड़ाकू विमान था। उनका सामना करते हुए उसे फिर भी बेहद सतर्क रहना पड़ता। यानफेई को बस इस बात का अफसोस था कि क्वांटम रडार को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। स्कैनिंग रेंज और दूरी के साथ यह ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ती जाती है। ड्रोन के मौजूदा 1,00,000 ऊर्जा बिंदुओं के बावजूद ये क्वांटम रडार को पूरी शक्ति से ज़्यादा 10 मिनट तक ही सपोर्ट कर सकता है। लेवल 3 में अपग्रेड होने के बाद ड्रोन ने एचडी कैमरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि कुछ कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करने के बाद रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में ड्रोन का पूरा शरीर जीवंत हो उठा। एक बार जब यानफेई ने खुद को उससे जोड़ लिया तो वह बिना कैमरे की जरूरत के ड्रोन बॉडी के जरिए बाहरी दुनिया का अन्वेषण कर सकता था। यह अन्वेषण क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी 0.1 मीटर का रेवोल्यूशन प्राप्त कर सकती थी। इसका मतलब था कि अगर यानफेई चाहे तो वे 5000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर रखे उपन्यास को पढ़ सकते थे। साथ ही इसकी ध्वनि संग्रहण क्षमता भी उन्नत थी जिससे 1000 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी ध्वनि को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता था। सही सामग्री फ्री ऐप नोवेल्सियोम पर देखें। ड्रोन न केवल इन छवियों और ध्वनियों का अन्वेषण कर सकता था बल्कि अन्वेषण की गई सामग्री को अपने शरीर में संग्रहित भी कर सकता था और फिर उन्हें कंप्यूटर में स्थानांतरित कर सकता था। ऐसी क्षमताओं के साथ यानफेई पौराणिक दिव्य दृष्टि और गुप्तचर क्षमता वाला बन गया था जिसमें सभी प्रकार की अविश्वसनीय शक्तियां थीं। यानफेई को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि लेवल 3 में अपग्रेड होने के बाद ड्रोन में विशेष क्षमताएं आ गई हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी से उसे पता चला कि ड्रोन में अब 2 विशेष क्षमताएं हैं। एक है ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग और दूसरी है समुद्र के नीचे संचालन। अपग्रेड के बाद ड्रोन पिछले ड्रोन की तरह लंबवत उड़ान भर सकता है और मंडरा सकता है। यानी ड्रोन को उड़ान भरने के लिए किसी खास हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है। नतीजतन इससे न केवल ड्रोन के खतरे में पड़ने का खतरा कम हो गया बल्कि इसकी परिचालन सीमा भी काफ़ी बढ़ गई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अंडरसी ऑपरेशन का मतलब था कि ड्रोन समुद्र में डूबकर काम कर सकता था। इस खास क्षमता में यानफेई की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि अगर ड्रोन समुद्र की सतह के नीचे काम कर सकता था तो वह समुद्र तल पर भी डूबा रह सकता था। इससे ड्रोन को कहाँ पार्क किया जाए इसकी समस्या पूरी तरह से हल हो जाती और उसकी छिपने की क्षमता भी बढ़ जाती। अगर वह ड्रोन को समुद्र तल पर पार्क करता तो दुनिया में कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। बैकअप यानफेई ने ड्रोन की आभासी नियंत्रण स्क्रीन का अध्ययन जारी रखा और एक बिल्कुल नए फंक्शन की खोज की जो कि एक सहायक मस्तिष्क का जोड़ था। यानफेई को नहीं पता था कि यह सहायक मस्तिष्क किस उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी क्षमताएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। ये ड्रोन को पूरी तरह से नियंत्रित करने में यानफेई की मदद कर सकता था। अतीत में हालांकि यानफेई ड्रोन की विभिन्न गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था, फिर भी उसे एक ही समय में कई लक्ष्यों पर हमला करने में थोड़ी मुश्किल होती थी। आखिरकार उसके मस्तिष्क को डाटा प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए होता था और हमलों के दौरान वह कभी कभी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता था, जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मन को घायल करने के लिए 1 या 2 स्टील बॉल बुलेट बर्बाद हो जाती थी। ड्रोन के एक सच्चे लड़ाकू जेट में अपग्रेड होने के साथ ऑपरेशन और भी जटिल हो गए। ऑटो और उड़ान में शामिल विशाल डाटा की मात्रा ही यानफेई को परेशान कर देती अगर वह इसे संभालने के लिए अपने दिमाग पर निर्भर होता। सहायक मस्तिष्क की सहायता से यानफेई को बस अपने आदेश उस तक पहुंचाने होते और फिर सहायक मस्तिष्क तेजी से डाटा की गणना कर सकता था और लड़ाकू ड्रोन को नियंत्रित करके संबंधित क्रियाएं कर सकता था। बुद्धिमान मस्तिष्क की मदद से यानफेई उन्नत ड्रोन के नियंत्रण में पूरी तरह से निपुण हो सकता था। यानफेई को जो बात अजीब लगी वही ये थी कि सहायक मस्तिष्क के भीतर प्रौद्योगिकी विश्लेषण नामक एक शाखा कार्य उभर रहा था। इस विशेषता को देखकर यानफेई समझ गया कि इसका क्या मतलब है। ड्रोन अवतार का बाहरी दुनिया से डाटा केबल जैसा कोई भौतिक संबंध नहीं था। बाहरी दुनिया से संचार का इसका एकमात्र माध्यम क्वांटम रडार था। इस क्वांटम रडार का इस्तेमाल न केवल दुश्मन के विमानों की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता था बल्कि इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर इंटरनेट से जुड़ने और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जा सकता था। इस क्षमता के माध्यम से सहायक मस्तिष्क इंटरनेट से विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकत्रित कर सकता था।
उन्हें संकलित और वर्गीकृत कर सकता था और फिर अंतर्निहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को निकालने के लिए विश्लेषण और गणना कर सकता था और धीरे धीरे अपना स्वयं का प्रौद्योगिकी वृक्ष निर्मित कर सकता था। बेशक वर्तमान प्रौद्योगिकी वृक्ष खाली था और ड्रोन की तकनीक शून्य थी। जब यान फेई को ड्रोन में टेक्नोलॉजी एनालिसिस फंक्शन का पता चला तो उसे शक होने लगा। आखिर यह ड्रोन अवतार क्या था और इसमें क्वांटम रडार और ऑक्सिलरी ब्रेन जैसी उन्नत तकनीकें क्यों थी? जब इसमें पहले से ही क्वांटम रडार और ऑक्सिलरी ब्रेन मौजूद था तो टेक्नोलॉजी ट्री में एक भी निम्न स्तरीय तकनीक क्यों नहीं थी? यान फेई ने हमेशा ड्रोन अवतार को एक सहयोगवश मिली हुई मुलाकात माना था और कभी इस पर सवाल नहीं उठाया कि उसे ड्रोन अवतार क्यों मिला। अब जब उसे ड्रोन के उच्च तकनीकी पहलू का पता चला तो उसे शक होने लगा। हालांकि अगर यान फेई को शक भी होता तो ड्रोन अवतार कोई स्पष्टीकरण नहीं देता क्योंकि उनके बीच कोई संवाद नहीं था। ड्रोन को देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है। हालांकि उनका अपना ड्रोन आकार में थोड़ा बड़ा था, उसमें ज़्यादा हथियार थे और उस पर कोई पेंट नहीं था, इसलिए यह निश्चित रूप से अमेरिकी सेना का प्रीडेटर ड्रोन नहीं था। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर तुलना करने पर अमेरिकी सेना का प्रीडेटर ड्रोन इस ड्रोन के सामने कुछ भी नहीं था। यह एक ऐसा प्रीडेटर ड्रोन था जिसे किसी रहस्यमय शक्ति ने जादुई तरीके से संशोधित किया था और इसकी युद्ध क्षमता मूल प्रोटोटाइप से कहीं ज़्यादा थी। इस रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में ड्रोन का उन्नयन हुआ और साथ ही उस रहस्यमय शक्ति ने यान फेई के शरीर को भी एक बार फिर चुपचाप संशोधित कर दिया। यान फेई को इसका एहसास होने से पहले ही यह परिवर्तन शुरू और पूरा हो चुका था। परिणाम स्वरूप यान फेई ने एक बार फिर पाया कि उसके शरीर की शक्ति में वृद्धि हुई है। पिछले पैटर्न के अनुसार इस परिवर्तन के बाद उसकी शारीरिक शक्ति फिर से दोगुनी हो जानी चाहिए थी, यानी किसी भी परिवर्तन से पहले उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति उससे 8 गुना ज़्यादा थी। वांग यन द्वारा कुफू के क्षेत्रों की व्याख्या के बाद यान फेई ने इस परिवर्तन के बाद अपने शरीर में आए बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसके अंग अधिक मजबूत हो गए थे, उसकी आत्मचिकित्सा क्षमता और भी प्रबल हो गई थी, उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी और हालांकि वह अभी भी अर्जित शिखर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग लगा ली थी। मूलतः यान फेई एक साधारण व्यक्ति था। परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण के साथ वह धीरे धीरे अपनी शक्ति में सुधार कर सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। इसके अलावा वह बहुत बूढ़ा था और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की सर्वोत्तम आयु पार कर चुका था, इसलिए वह अपने जीवन में कभी भी महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। हालांकि रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में शारीरिक प्रशिक्षण की गति रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ी, उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की गति से कहीं अधिक। उसके परिश्रम के साथ उसकी भविष्य की शक्ति अभूतपूर्व नई ऊंचाइयों को छुएगी। पुस्तक मित्र को विशेष धन्यवाद। पुलिस निदेशक का पुरस्कार। चलिए विषय से हटकर बात करते हैं। कुछ पाठक और अपडेट जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि यान यूचुहाई एक अंशकालिक लेखक हैं, जिनके पास रोजाना लिखने का सीमित समय होता है और ज़्यादा सामग्री भी नहीं होती। इसलिए मैं प्रतिदिन केवल एक अपडेट की गारंटी दे सकता हूँ। फिर भी मैं हर अध्याय की सोच समझकर योजना बनाता हूँ और ध्यान से लिखता हूँ, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर अध्याय में कम से कम 3000 जोड़ शब्द हो और पूरी सामग्री हो और कभी भी ज़्यादा ना हो। अध्यायों को बार बार संशोधित किया जाता है और जब कोई टाइपिंग त्रुटि नहीं मिलती तभी मैं उन्हें अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं जितना हो सके लिखने के लिए समय निकालने और भी ज़्यादा किताबें प्रकाशित करने की कोशिश करूँगा ताकि हर कोई एक संतोषजनक किताब पढ़ सके, क्योंकि यह किताब अभी अपने विकास के चरण में है। इसे अभी भी आपके ध्यान और सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको ये किताब पसंद आए हो तो चाहे आपने इसे किसी भी वेबसाइट पर देखा हो, कृपया इसे लेने और इसकी सिफारिश करने के लिए किडन चाइनीज़ नेटवर्क के पीसी एंड पर जरूर आए। आपके सहयोग से यह किताब और भी आगे बढ़ सकती है। शुक्रिया। बैकवर्ड बार ड्रोन अपग्रेड ने यान फेई की ताकत में ज़बरदस्त बदलाव ला दिए। उसका ड्रोन सचमुच एक लड़ाकू विमान बन गया था और उसकी अपनी ताकत में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। यही वह समय था जब उसने झा बाओचेन के पीछे के संगठन की चिंता पूरी तरह से छोड़ दी, क्योंकि आखिरकार उसके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता आ गई थी। उसके ड्रोन की एंटी टैंक मिसाइलों और 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोपों के हमलों के आगे सबसे दुर्जय दुश्मन भी घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर देते थे। जब यान फेई ड्रोन डाटा का विश्लेषण कर रहा था, तभी कूड़े के ढेर से आती तेज आवाज़ों ने ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों का ध्यान खींचा। उनमें से कई लोग पहले ही इमारत से निकलकर इस जगह की ओर बढ़ रहे थे। क्वांटम रडार की मदद से यान फेई ने लैंडनफिल कर्मचारियों को आते हुए तुरंत भांप लिया, इसलिए उसने ड्रोन पर अपना शोध छोड़ दिया और तुरंत लैंडफिल से निकल गया। उसने पास में ही अपनी मिनी वेन खड़ी की और वहां से चला गया। इस बीच यान फेई ने भी अपनी चेतना ड्रोन अवतार में स्थानांतरित कर दी और सहायक मस्तिष्क का उपयोग करके उसे दूर से ही उड़ाना शुरू कर दिया। सहायक मस्तिष्क की मदद से ड्रोन आसानी से उड़ान भरने लगा। बुद्धिमान मस्तिष्क के सटीक नियंत्रण की बदौलत यान फेई के मानसिक प्रयास में काफ़ी राहत मिली।
सिर्फ एक विचार से वह ड्रोन की उड़ान को निर्देशित कर सकता था, जो पहले जैसा नहीं था जब उसे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। इससे वह ड्रोन के साथ जटिल युद्धाभ्यास कर सकता था, जबकि उसका शरीर अन्य कामों के लिए स्वतंत्र था। जैसे ही यान फेई ने ड्रोन को नियंत्रित करने की विधि सीखी, वह कचरा लेनफे से दूर चला गया। ड्रोन के लड़ाकू विमान बनने के बाद उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि यान फेई का घर उसमें और नहीं समा सका। लेकिन उसने पहले ही एक स्थायी पार्किंग की जगह सोच ली थी। चट्टान के नीचे वही घाटी जहां उसने रहस्यमय संगठन के विशेषज्ञ जिया लॉन को मारा था। वह बहुत सुनसान जगह थी, कोई सिग्नल नहीं था और वहां बहुत कम लोग आते थे। अगर झांग बाउचन के आदमी जियान का शव लेने वापस भी आते तो वे उस जगह पर दोबारा नहीं आते। अब ड्रोन बॉडी इतनी बड़ी हो गई थी कि यान फे अब उसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसे जमीन से थोड़ा ऊपर ही उड़ने दे रहा था। सौभाग्य से सहायक मस्तिष्क और बिल्कुल नए क्वांटम रडार की मदद से ज्ञानफ इलाके को ठीक से समझ पा रहा था और ड्रोन को पेड़ों की चोटियों के ठीक ऊपर उड़ाने के लिए नियंत्रित कर पा रहा था। इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरकर ही वह सेना के राडार की पकड़ से बच सकता था। हालांकि यान फेरी का ड्रोन प्रभावशाली था, लेकिन उसमें स्टील फीचर का अभाव था और उसका रूप रंग साफ तौर पर अमेरिकी सेना के प्रीडेटर ड्रोन जैसा था। इसलिए अगर घरेलू सैन्य राडार उसे पकड़ लेते तो वे उसे तुरंत मार गिराते। जमीन के पास उड़ान भरने से राडार के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर राडार की पकड़ से बच निकलने में मदद मिलती थी। सौभाग्य से ड्रोन की नियंत्रण दूरी 5000 मी तक बढ़ गई थी, जिससे यानफे उसे बहुत लंबी दूरी तक नियंत्रित कर सकता था। इसलिए उसे घाटी तक खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह धीरे धीरे घर की ओर चला, जबकि ड्रोन अवतार घाटी की ओर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। अपने अत्यंत शक्तिशाली कार्यों से सहायक मस्तिष्क ने क्वांटम रडार का उपयोग करके ड्रोन की उड़ान के दौरान 500 किलोमीटर के दायरे में भूभाग का मानचित्रण किया। ये वास्तविक समय का मानचित्र भविष्य में नेविगेशन के लिए इंटेलिजेंट ब्रेन के डेटाबेस में सहेजा जाएगा। हालांकि जैसे ही क्वांटम रडार को सभी दिशाओं में अधिकतम स्कैनिंग दूरी पर सेट किया गया, ड्रोन के ऊर्जा बिंदु तेजी से कम होने लगे, जिससे यानफे चिंतित हो गया। इसलिए पर्यावरणीय स्कैन पूरा करने के बाद उसने क्वांटम रडार की स्कैनिंग दूरी को तुरंत 100 मीटर के भीतर कर दिया, जिससे ऊर्जा की खपत उस स्तर पर आ गई जो वहन कर सकता था। ड्रोन तेजी से उड़ा और सभी बाधाओं को कुशलता से पार करता हुआ आगे बढ़ा। सिर्फ 5 मिनट में ड्रोन अवतार घाटी में पहुंच गया। सहायक मस्तिष्क के नियंत्रण में ड्रोन अवतार सीधा नीचे उतरा और तेजी से घाटी के तल पर रुक गया। यद्यपि घाटी का तल असमान और जला हुआ था, लेकिन ये ड्रोन के लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ड्रोन ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग में सक्षम था। हालांकि ड्रोन को फिलहाल सफलतापूर्वक छिपा लिया गया था, लेकिन उसे वहीं छोड़ना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। पृथ्वी के ऊपर कक्षा में इतने सारे उपग्रहों के होने के कारण यह संभव था कि घाटी में छिपे ड्रोन का अचानक पता चल जाए। इसलिए ड्रोन के लिए एक सुरक्षित लैंडिंग स्थल ढूंढना और यह सुनिश्चित करना कि वह किसी की नज़र में न आए, यानफेई की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। घर वापस आकर यानफेई का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा और ड्रोन के अपग्रेड के बाद उसे लगा कि उसकी शक्ति उलझ गई है। अब उसके पास आखिरकार अपनी रक्षा करने की क्षमता थी। हालांकि उसने उस शाम अपनी नई अर्जित शक्तियों से परिचित होने के लिए प्रशिक्षण शुरू नहीं किया, बल्कि सीधे सो गया। अगली सुबह यानफेई की भूख फिर से बढ़ गई थी। खाने के बाद उसने प्रशिक्षण कक्ष में कुफू का अभ्यास शुरू कर दिया ताकि वह अपनी नई शक्तियों में जल्द ही महारत हासिल कर सके। उसकी शक्ति अपने मूल आधार से 2 गुनी हो गई थी और अब परिवर्तन से पहले की तुलना में 8 गुना हो गई थी। इसी प्रकार उसका शरीर भी लगभग पूर्णता तक पहुंच गया था और अर्जित महानता के करीब पहुंच गया था। परिवर्तन के बाद यानफी के शरीर में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन क्या थे, ये तो उसे अपने भविष्य के अभ्यासों के दौरान पता चलेगा। हालांकि उसका मानना था कि ड्रोन पर निर्भर हुए बिना अगर उसका सामना जिया कांग और जिया लॉन्ग से दोबारा हुआ तो वह उन्हें हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम वह सुरक्षित बच तो निकल ही सकता है। जबकि यानफेई अपनी ताकत से परिचित हो रहा था। शंघाई का शहरी क्षेत्र पहले से ही अराजकता में था। स्वाभाविक रूप से कल और पिछली रात यानफेई के हिंसक हमलों के कारण चकी मार्कोस के आदमियों को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। इसलिए खबर को दबाना मुश्किल था और यानफेई के दूसरे हमले में गैर लाइसेंस प्राप्त क्लिनिकों के डॉक्टर भी घायल हो गए। इसलिए मार्कोस के पास अपने घायल आदमियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही यह समूह अस्पतालों में भर्ती हुआ, पुलिस विभाग को तुरंत खबर मिल गई और इस तरह ड्रोन के हमलों का पर्दाफाश हो गया। लेकिन जब सभी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, अगली रात लोन शार्क कंपनियों पर भी हमला हुआ, जिससे पीड़ितों की संख्या फिर से बढ़ गई। पुलिस विभाग रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद घटनास्थल की जांच कर रहा था। तभी पिरामिड स्कीम संगठन के मुख्य सदस्यों के पूर्ण विनाश की खबर फैल गई। शंघाई में केवल 2 दिनों के भीतर 1000 से ज़्यादा लोगों पर दुर्भावनापूर्ण हमला किया गया था, जिससे सामाजिक दहशत फैल चुकी थी और इसे एक बड़ा मामला माना जा रहा था।
इसलिए शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। इस समय तक चाहे वह मार्क्वेस का गिरोह हो, लोनशार गिरोह हो या पिरामिड स्कीम संगठन हो, किसी ने भी जरा सी भी जानकारी छिपाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि पुलिस को पूरी घटना का पूरा ब्यौरा ईमानदारी से बताया। लोन शार्क कंपनियों और पिरामिड स्कीम संगठनों ने पुलिस विभाग को अपने निगरानी कैमरों से हमलों की फुटेज भी उपलब्ध कराए। हालांकि जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उन पर हमला क्यों किया गया तो उन्होंने एकमत होकर दावा किया कि उन्हें निशाना बनाए जाने का कारण नहीं पता। शंघाई लोक सुरक्षा ब्यूरो के आपराधिक जांच दल के बैठक कक्ष में आपराधिक जांच दल के सभी सदस्य ड्रोन हमलों पर एक विश्लेषण बैठक कर रहे थे। टीम के नेता वे चाचाओ मंच पर बैठे अपने अधीनस्थों से स्थिति रिपोर्ट सुन रहे थे। सही सामग्री फ्रडवेब.com पर उपलब्ध है। ल्यूमिन नामक एक महिला तकनीशियन प्रोजेक्टर का उपयोग करके मामले को समझा रही थी। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ड्रोन हमलों में मारे गए लोगों की कुल संख्या तारांकन है। ये सभी चोटें स्टील बॉल बुलेट से लगी, मुख्यतः भेदी घाव, और सभी चोटें घुटने के नीचे थी। ज़्यादातर चोटें मामूली हैं, कुछ हड्डियां टूटी है लेकिन कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ। जैसा कि ल्यूमिन ने बताया, प्रोजेक्ट स्क्रीन पर गोली लगने से हुए घावों की तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन चून की घायलों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें स्क्रीन पर दिखाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने दिखाने के लिए केवल कुछ प्रतिनिधि तस्वीरें ही चुनी। वे चाचाओं ने इन तस्वीरों को देखकर भौहे चढ़ाए, फिर अपनी नोटबुक में कुछ आंकड़े लिखे और पूछा अन्य खुफिया जानकारी के बारे में क्या। वांग डोंग नाम के एक अनुभवी जासूस ने तुरंत खड़े होकर कहा, पीड़ितों के बयानों और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए निगरानी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण करने के बाद हमने घटनास्थल के आसपास से कुछ निगरानी वीडियो भी प्राप्त किए हैं और हमने एक संदिग्ध ड्रोन की पहचान कर ली है। ये रही उसकी तस्वीर। एक इमारत के पास उड़ते ड्रोन की एक स्पष्ट तस्वीर को वांग डोंग ने बड़ी स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया। साथ ही पास में ड्रोन की कुछ और तस्वीरें भी दिखाए। हालांकि यह थोड़ी धुंधली थी और पहली तस्वीर जितनी साफ नहीं थी। स्पष्टता की कमी के बावजूद ये साफ था कि इन तस्वीरों में दिख रहे ड्रोन एक ही थे। वांग डोंग ने बताया, हमारी जांच के आधार पर इस ड्रोन का स्वरूप डाक एन कंपनी द्वारा निर्मित ड्रोन मॉडल से कुछ हद तक मिलता जुलता है, जिसे EQ डोबी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि वांग ड्रोन ने प्रस्तुत किया, संदिग्ध ड्रोन के साथ तुलना के लिए डाकन कंपनी के EQ डोबी नामक ड्रोन मॉडल की छवि को बड़ी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया गया। वांग डोंग ने अपनी प्रस्तुति जारी रखते हुए कहा, आप खुद तुलना कर सकते हैं। हालांकि दोनों ड्रोन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमलों में शामिल ये ड्रोन डाकुन ड्रोन से कई मायनों में अलग है। हमने डाकुन कंपनी से संपर्क किया है और उन्होंने पुष्टि की है कि यह ड्रोन उन्होंने नहीं बनाया है। इसके अलावा उन्होंने बाजार में ऐसा कोई ड्रोन नहीं देखा है, इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमलों में इस्तेमाल किया गया ड्रोन बाजार में कभी नहीं आया। यानी इसे या तो किसी ने संशोधित किया है या किसी अनजान संस्था ने बनाया है। वे चाचाओं ने पूछा, लोगों को घायल करने वाली स्टील बॉल गोलियों के बारे में क्या आपने उनकी उत्पत्ति का पता लगा लिया है? प्रोजेक्टर पर स्टील बॉल गोलियों के चित्र दिखाई दिए, लेकिन गोलियां बुरी तरह विकृत हो चुकी थी और उनका मूल आकार स्पष्ट था। ल्यूमिन खड़े हुए और बोले, प्रयोगशाला विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि इन स्टील बॉल गोलियों के कच्चे माल में कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी बाजार से साधारण स्टील सामग्री खरीद सकता है और किसी भी वर्कशॉप में इन स्टील बॉल गोलियों का निर्माण करवा सकता है। वे चाचाओं ने असंतुष्ट होकर कहा, तो आप कह रहे हैं कि ड्रोन और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई स्टील बॉल गोलियों से अपराधी की पहचान करना असंभव है? वांग डोंग ने शर्मिंदगी से कहा, हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। हमने घटनास्थल का दौरा करने और जांच करने के लिए कर्मचारियों को भेज दिया है। आखिरकार ड्रोन को किसी ना किसी के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए और इन ड्रोनों की रिमोट कंट्रोल रेंज बहुत लंबी नहीं हो सकती। अगर हम आसपास के इलाके की जांच करें तो हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। साथ ही हमने आसपास की कुछ अवैध लोहे की दुकानों की भी जांच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि स्टील बॉल गोलियों का स्रोत क्या है। वे चाचाओ सोच में पड़ गए और अचानक नीचे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, कप्तान, मैंने पहले कुछ सुना था जो इस मामले से संबंधित हो सकता है। वे चाचाओं का उत्साह बढ़ा और उन्होंने जल्दी से पूछा, तुमने क्या सुना? अधिकारी ने कहा, कुछ समय पहले किसी ने बताया कि एक पार्क में एक छोटे ड्रोन ने उन पर हमला किया था और दावा किया था कि वह मटर का इस्तेमाल कर रहा था। हमारे सहयोगी जांच करने गए और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसके बाद ड्रोन हमले की कोई और घटना नहीं हुई और क्योंकि कोई घायल नहीं हुआ इसलिए उन्होंने जांच जारी नहीं रखी। फरवेब.com एक और अधिकारी अचानक वो चिल्लाया और बोला, मुझे भी याद है, नॉर्थ सिटी पुलिस स्टेशन को भी एक बार ऐसी ही एक रिपोर्ट मिली थी। उन्होंने जाकर कुछ नशे में धुत गुंडों को पकड़ा जो जोर देकर कह रहे थे कि उन पर भी मटर से बने एक छोटे ड्रोन ने हमला किया था। पुलिस ने देखा कि वे नशे में थे और चून की गुंडों को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने इस मामले की जांच नहीं की। लगता है इन मामलों में कोई संबंध हो सकता है।
ल्यूमिन ने कहा, एक में बड़ा ड्रोन है, दूसरे में छोटा, एक लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्टील बॉल बुलेट का इस्तेमाल करता है और दूसरा शरारत के लिए मटर का इस्तेमाल करता है। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हेना वेचाओ ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, नहीं, इन दोनों घटनाओं में कोई आंतरिक संबंध हो सकता है। अगर दोनों वास्तव में एक ही व्यक्ति ने की हो तो यह असंभव नहीं है। जरा सोचिए, उसके पिछले मटर के हमले शायद सिर्फ शरारतें थी, लेकिन क्योंकि उसे किसी ने पकड़ा नहीं तो क्या वह अपनी हरकतें बढ़ा सकता था? वह तकनीकी तरीकों से ड्रोन को उन्नत कर सकता था, हथियार को मटर की बजाय स्टील के गोलों में बदल सकता था। वांग डोंग ने सिर हिलाया और कहा, कैप्टन, वे ही सही कह रहे हैं। ये संभावना जरूर है, और यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी न्याय भावना अतिरंजित हो। उसके लक्ष्यों को देखो, वे या तो गिरोह है, सूदखोर है, या कम से कम पिरामिड स्कीम संगठन है। उसके मन में वह खुद को प्राचीन काल का एक शूरवीर व्यक्ति मान सकता है, जो यह मानता है कि वह जो कर रहा है वह धर्म है, बुराई से लड़ रहा है और अच्छाई की रक्षा कर रहा है। वे चाचाओं ने सिर हिलाया और कहा, अपराध शास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्ति का समाज में होना निश्चित रूप से संभव है। वे खुद को शूरवीर समझते हैं और जहां भी जाते हैं वीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं। शुरुआत में वे शायद छोटी मोटी परेशानियां ही पैदा करें, लेकिन अगर उन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो वे अपनी हरकतें बढ़ा देते हैं। अंततः वे बड़ी समस्याएं खड़ी कर ही देते हैं। अगर यह संदिग्ध व्यक्ति सचमुच ऐसा ही है तो वे रुकेंगे नहीं। मुझे लगता है कि वे फिर से हमला करेंगे। वांग डोंग ने कहा, इस व्यक्ति के निशाने पर मुख्य रूप से अपराधियों पर हमला होता है। क्या हमें उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है? वेई चाचाओं ने कहा, हम कानून द्वारा शासित समाज में रहते हैं। किसी को भी निगरानी न्याय करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस व्यक्ति ने पहले ही राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। शंघाई में दहशत का माहौल खत्म करने के लिए हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। हम अपनी जांच जारी रखेंगे और आपराधिक जानकारी जुटाने की उम्मीद करते हैं। हमें उन संभावित लक्ष्यों पर भी सावधानीपूर्वक नज़र रखनी होगी ताकि अपराधी को उनके हाथों पकड़ा जा सके। इस ऑपरेशन के लिए मैंने शहर के रेडियो विशेषज्ञों से संपर्क कर लिया है। वे ड्रोन के नियंत्रण स्रोत का पता लगाने में हमारी मदद करेंगे। एक क्षण सोचने के बाद वेई चाओ ने कहा, और ठीक है, आपने मटर का उपयोग करके ड्रोन हमलों का उल्लेख किया। हमें उन घटनाओं की भी जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या हमें कोई सुराग मिल सकता है। जैसे ही वेई चाओ बैठक स्थगित करने वाले थे, एक पुलिस अधिकारी अचानक बाहर से आया और बोला, कैप्टन वेई, हमें अभी अभी एक रिपोर्ट मिली है कि उपनगरों में 5वें कचरा लैंडफिल में कुछ अजीब हुआ है। वेई चाओ ने पूछा, कैसी अजीब घटना? अधिकारी ने कहा, 5वें कचरा लैंडफिल के कर्मचारियों ने बताया कि उनका भारी मात्रा में कचरा चोरी हो गया है और जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है जिसमें दबी हुई कई चीजें भी गायब हो गई हैं। उन्हें शक है कि कचरा भी चोरी हो गया है। उनका अनुमान है कि कम से कम 10,000 टन कचरा चोरी हो गया है। वे चावदंग रह गए और पूछा, क्या उन्हें यकीन है कि किसी ने उनका कचरा चुरा लिया है? अधिकारी ने कहा, हाँ, उन्हें पूरा यकीन है कि कचरा जरूर चुराया गया था। इसके अलावा पूरी घटना 2 घंटे से भी कम समय में हुई और लैंडफिल के पास से किसी भी बड़े वाहन के गुजरने का कोई संकेत नहीं मिला। वे चाओ ने अपनी भैं सिकोनी और अधिकारी की ओर देखते हुए कहा, आप चोरी हुए कचरे का मामला संभालेंगे। अभी हमारा मुख्य ध्यान ड्रोन हमले के मामले पर है। काम सौंपने के बाद वे चाओ अपने कार्यालय में वापस लौटे और अगले कदम के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक कार्यालय का दरवाजा खुल गया। थोड़ा चिढ़कर उन्होंने ऊपर देखा और उस बदतमीज घुसपैठिए को डांटने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि एक बेदाग कपड़े पहने युवक सोफे पर बैठा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। चाव चौंक गए और जल्दी से खड़े होकर बोले, आप यहाँ कैसे पहुँचे? युवक हंसा और बोला, मैं शंघाई से गुजर रहा था और सुना कि कल रात एक भयानक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। ये काफ़ी दिलचस्प लग रही थी, इसलिए मैं ये हलचल देखने आया था। वे चाव अचंभित रह गए और बोले, मैंने भी कल रात सफ़ेद रोशनी देखी थी। ये पलक झपकते ही गायब हो गई और मुझे लगा कि मैं कुछ देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह असली थी। युवक ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप एक पागल व्यक्ति से मिले थे जिसने ड्रोन से 1000 से अधिक लोगों को घायल कर दिया था। वे चाचाओं ने असहाय होकर उत्तर दिया, आपको सचमुच सब पता है, लेकिन हम मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल कुछ ही सुराग मिले हैं और हमने अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं की है। युवक ने कहा, मुझे ये घटना बहुत रोचक लगी, मुझे इसे संभालने दीजिए। वे चाओ बहुत खुश हुए और हंसते हुए बोले, मैं बस इस बात को लेकर परेशान था कि इससे कैसे निपटूं, क्योंकि आपकी इसमें रुचि है तो आप ही इसका ध्यान रख सकते हैं। मैं अपने अधीनस्थों से आपका सहयोग करने को कहूँगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में तो मैं चला जाऊँगा। आप जानते हैं कि मुझे कैसे ढूंढना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वेव की दृष्टि धुंधली हो गई और वह युवक गायब हो गया। यहाँ तक कि कमरे का दरवाजा भी इस तरह से बंद हो गया जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं।
वे चाचाओं ने सिर हिलाया और जोर से हंसा क्योंकि वह इन असाधारण लोगों की हरकतों को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने मातहतों को बुलाना शुरू किया। यानफेई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसकी जांच कर रही है। वह अपनी नई ताकत के अभ्यस्त होने के साथ साथ कुनफू की बारीकियां भी सीख रहा था। वांग यन के मार्गदर्शन की बदौलत उसने काफ़ी प्रगति की थी और अब अपनी समझ को मजबूत कर रहा था। पुलिस ने चुपचाप ड्रोन हमले की जांच शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने बस संभावित ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी और ड्रोन के अगले कदम का इंतजार करने लगे। जहां तक मार्कस और झांग बाओचेन की बात है, जो आपराधिक जगत के प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्हें पहले कभी इतना अपमानजनक हमला नहीं सहना पड़ा था। क्रोधित और शर्मिंदा होकर उन्होंने भी गुप्त रूप से अपनी योजनाएं बनाई, बदला लेने और ड्रोन और उसके नियंत्रक को खत्म करने की कसम खाए। हालांकि उनके पास भी ड्रोन के बारे में कोई उपयोगी सुराग नहीं था, इसलिए उन्हें पुलिस की तरह ही ड्रोन के फिर से प्रकट होने का इंतजार करना पड़ा। शंघाई की भूमिगत दुनिया ड्रोन की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही थी और सभी दागी लोग घबराए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि अगला हमला कब होगा या किसे निशाना बनाया जाएगा, इसलिए उनके पास बचाव की मुद्रा में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ देर तक विभिन्न ताकतें यानफेई के अगले कदम का इंतजार करती रही और अचानक माहौल शांत हो गया। ड्रोन घटना के कारण शंघाई के अंडरवर्ल्ड में आपराधिक गतिविधियां तेजी से कम हो गई। 5 दिन बाद यानफेई ने अपनी शारीरिक शक्ति पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। 2 जिंदगी मौत की लड़ाइयां लड़ने के बाद उसने कुफू की कई युद्ध तकनीकों को प्रभावशाली ढंग से खुद ही सीख लिया था, जिससे उसकी क्षमताओं में काफ़ी इजाफा हुआ था। इन दिनों यानफेई लगातार अपने उन्नत ड्रोन अवतार का निरीक्षण कर रहा था। जितना अधिक वह खोज करता, ड्रोन उतना ही अद्भुत लगता। सबसे आश्चर्यजनक विशेषता थी सहायक मस्तिष्क। जैसे जैसे यानफेई गहराई से खोजता गया, उसे इस सहायक उपकरण के नए नए कार्य पता चलते रहे। उन्नत रडार तकनीक की बदौलत ड्रोन का क्वांटम रडार पहाड़ की चोटियों जैसी बाधाओं को आसानी से भेद कर लंबी दूरी तय करके यानफेई के घर के वाईफाई तक पहुंच गया। वाईफाई की सुविधा के साथ ऑक्सिलरी ब्रेन ने क्वांटम रडार का इस्तेमाल करके पृथ्वी के इंटरनेट से सफलतापूर्वक जुड़कर काम किया। कनेक्ट होते ही इसने विभिन्न इंटरनेट फाइलें और डाटा डाउनलोड करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने डेटाबेस में संग्रहित कर लिया। इन फाइलों और डाटा में निहित वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को समझने और इस प्रकार अपने टेक्नोलॉजी ट्री को पूर्ण करने के लिए सहायक मस्तिष्क ने सभी देशों के भाषाई ज्ञान को डाउनलोड करना शुरू किया, जिसमें लिपियां, बोलियां और बोलियां शामिल थी। जल्द ही ड्रोन के टेक्नोलॉजी ट्री भाषा अनुभाग में पृथ्वी की हर भाषा के लिए भाषा पैक्स सूचीबद्ध हो गए। इसका मतलब था कि सहायक मस्तिष्क दुनिया भर की सभी लिखित भाषाओं और बोलियों को पढ़ और समझ सकता था। उन भाषा पैक्स को देखकर यानफेई उत्सुक हो गया। उसने अंग्रेजी भाषा पैक पर क्लिक किया और एक संदेश आया जिसमें पूछा गया कि क्या वह प्रसारण शुरू करना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए क्लिक करने से पहले यानफे एक पल के लिए झिझका। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि सूचनाओं का सैलाब उसके दिमाग में भर गया, जिससे उसका सिर घूमने लगा। जब उसे पूरी तरह होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अंग्रेजी में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा के बारे में सब कुछ पल भर में सीख लिया था, विभिन्न शब्द समूहों और उनकी उत्पत्ति से लेकर व्याकरण तक, यहाँ तक कि बोलियों और स्लैंग तक। अगर कोई उनकी कुशलता का आकलन करता तो वह सचमुच अंग्रेजी के सबसे कुशल विशेषज्ञ थे। इतनी तेजी से सीखने की अपनी क्षमता से रोमांचित होकर यानफेई ने जापानी भाषा पैक पर क्लिक किया। फिर से उसकी आंखें धुंधली हो गई क्योंकि ज्ञान का एक ऐसा प्रवाह उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुआ। पल भर में उसने जापानी भाषा का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और दुनिया का बेजोड़ विशेषज्ञ बन गया। हालांकि इस बार कुछ परिणाम भी हुए। यानफेई को तेज सिर दर्द हुआ, यहाँ तक कि उसकी नाक से खून भी बहने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। विशाल ज्ञान का तेजी से अर्जुन चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े सार्थक था। जीवन का सबसे बड़ा अफसोस उसे अपने प्रतिभाशाली विश्वविद्यालय के सहपाठियों से मिलने का था, जिनके हतोत्साह ने सीखने के प्रति उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब जब उसे तेजी से सीखने का मौका मिला था तो उसने इसे भुनाने की ठान ली। यानफेई ने इसके बाद इतालवी भाषा पैक पर क्लिक किया, जिसे स्थानांतरित करने के लिए चुना गया और ज्ञान का खजाना उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुआ, जिससे वह इतालवी भाषा के हर पहलू में कुशल हो गया। लेकिन इस बार इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। उसका दिमाग सूज गया था, मानो फट जाएगा। दर्द असहनीय था, न सिर्फ उसकी नाक से बल्कि उसके कानों और आंखों से भी बेतहाशा खून बहने लगा। तभी यानफेई को सचमुच डर लगा। उसने सीखने में बहुत जल्दबाजी की थी और इतने कम समय में ज्ञान की बाढ़ ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला था। जब यानफेई ने दूसरे भाषा पैक देखे तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि और ट्रांसफ़र करने के लिए क्लिक करूं। उसे एहसास हुआ कि उसकी सीमा पूरी हो चुकी है और अब और जोखिम नहीं उठाया जा सकता। इस तरह के ज्ञान संचार को बिना किसी विस्तृत निर्देश पुस्तिका के यानफेई ने बिना किसी दिशा निर्देश के बेतरतीब ढंग से अंजाम दिया।
अब वह इस विचार से काम उठा क्योंकि उसे अपने लापरवाह कार्यों के खतरों का एहसास था। अगर उसने कोई गलती की होती और अपने दिमाग को जानकारी से इतना भर दिया होता कि दिमाग को नुकसान पहुंचता तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होता। इस अनुभव ने यान फेई को सिखाया कि ज्ञान धीरे धीरे और लगातार अर्जित किया जाना चाहिए। तुरंत सफलता की धारणा अवास्तविक थी। फिर भी यान फेई बहुत संतुष्ट था। वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानने से लेकर अंग्रेजी, जापानी और इतालवी भाषाओं में निपुण हो गया था। अब वह एक भाषा विशेषज्ञ था। अपने प्रतिभाशाली सहपाठियों के समकक्ष और यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कष्ट सहा वह सार्थक था। बस एक ही अफसोस था कि वह ज्ञान संचय की अपनी सीमाओं को नहीं जानता था, जिससे वह अपने लिए अधिक उपयोगी ज्ञान का चयन नहीं कर पाता था। क्वांटम रडार तकनीक अविश्वसनीय रूप से उन्नत थी, जिससे अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस स्कैनिंग संभव थी। यहाँ तक कि पहाड़ों जैसी बड़ी बाधाओं को भी भेदने में सक्षम थी। सिर्फ ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा थी। अगर अधिकतम दूरी का सर्वदेशात्मक स्कैन सक्रिय होता तो खपत होने वाले ऊर्जा बिंदु खगोलीय होते, जिसे ड्रोन के ऊर्जा बिंदु शायद ही सहन कर पाते। हालांकि जब क्वांटम रडार ने अपनी स्कैनिंग रेंज को बहुत छोटे दायरे तक सीमित कर दिया और इसका उपयोग नेटवर्क वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए किया, साथ ही साथ विभिन्न डाटा अपलोड और डाउनलोड भी किए, तो ऊर्जा की खपत अभी भी बहुत अधिक थी। लेकिन यान फे अब इसे वहन करने में सक्षम था। यही कारण था कि उसने नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए क्वांटम रडार का उपयोग किया। सहायक मस्तिष्क क्वांटम रडार के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा था, जिससे डाटा अपलोड और डाउनलोड की गति बहुत तेज हो गई। इसलिए विभिन्न देशों से भाषा डाटा डाउनलोड करने के बाद अपनी शक्तिशाली गणना क्षमता के माध्यम से इसने दुनिया के सभी भाषाई ज्ञान को डिकोड कर लिया, जिससे ये दुनिया के सभी दस्तावेजी डाटा को पढ़ने में सक्षम हो गया। इसके बाद सहायक मस्तिष्क ने इंटरनेट से विभिन्न फाइलें डाउनलोड करना जारी रखा और उन्हें बुद्धिमान मस्तिष्क के डेटाबेस में संग्रहित किया। इसके बाद उसने इस डाटा को वर्गीकृत और सारांशित किया और फिर उनमें मौजूद तकनीकों को अपने स्वयं के प्रौद्योगिकी वृक्ष के पूरक के रूप में निकाला। हालांकि भाषाओं को तेजी से डिकोड किया जा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य तकनीकों को भी तेजी से डिकोड किया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाषा के सभी नियम इंटरनेट पर बिना किसी रहस्य के मिल सकते थे। जब तक भाषा के प्रयोग के पर्याप्त तरीके एकत्रित किए जा सके, भाषाई तकनीक को डिकोड किया जा सकता था और उसमें पूरी तरह से महारत हासिल की जा सकती थी। हालांकि तकनीकी ज्ञान ऑनलाइन भी उपलब्ध था, लेकिन ज़्यादातर जानकारी बहुत सामान्य थी और उसका केवल एक बुनियादी परिचय ही दिया गया था। कई विशिष्ट विवरण जानबूझकर छिपाए गए थे। इसलिए सहायक मस्तिष्क को अपनी शक्तिशाली गणना क्षमता से उन जानबूझकर छिपाए गए विवरणों का अनुकरण करके पूरी तकनीक का अनुमान लगाना पड़ा। ऑक्सिलरी ब्रेन हालांकि उन्नत था, उसमें हैकिंग फंक्शन का अभाव था और वह इंटरनेट प्रतिबंधों को तोड़कर दूसरों की गोपनीय फाइलें जबरन प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह केवल सामान्य चैनलों के माध्यम से मुफ्त सामग्री डाउनलोड कर सकता था या सदस्य के रूप में पंजीकरण करके डाउनलोड की जा सकने वाली गोपनीय सामग्री तक पहुंचने के लिए शुल्क का भुगतान कर सकता था। इसका मतलब था कि ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा डाउनलोड किया जा सकने वाला दस्तावेजी डाटा काफ़ी प्रारंभिक अवस्था में था, इसलिए उसे महत्वपूर्ण तकनीकी कमियों को पूरा करने के लिए प्रयोगों का अनुकरण करने हेतु अपनी गणना क्षमता का उपयोग करना पड़ा। इन सीमाओं के कारण सहायक मस्तिष्क द्वारा तकनीकी तकनीकों का विश्लेषण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया ही थी और शायद फलदायी भी ना हो। हालांकि ज्ञान फेई को उस समय तकनीक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने सहायक मस्तिष्क को नेटवर्क से स्वयं डाटा डाउनलोड करने दिया और फिलहाल इस मामले पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। Fail.com लेवल 3 ड्रोन की ऊर्जा 100 पॉइंट तक पहुंच गई थी, जो ड्रोन को लगातार 5 घंटे तक अधिकतम गति से उड़ाने के लिए पर्याप्त थी और इसकी अधिकतम उड़ान दूरी 5000 मी थी। किफ़ायती क्रूजिंग गति के साथ सबसे लंबी उड़ान का समय 10 घंटे तक भी पहुंच सकता था। अगर ड्रोन स्टैंड बाय मोड पर होता तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ क्वांटम रडार चालू कर देता और व्यापक गणनाओं के लिए सहायक मस्तिष्क का इस्तेमाल करता तो ऊर्जा बिंदु 2 घंटे के लिए पर्याप्त होते। इसलिए जब ड्रोन बाहर नहीं जा रहा होता तो यान फे ऊर्जा बिंदुओं की बर्बादी से बचने के लिए हर शाम 10 बजे के बाद नेटवर्क कनेक्शन और तकनीकी विश्लेषण के लिए ऊर्जा बिंदुओं का इस्तेमाल करता। छठी रात यान फेई बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने घाटी में ड्रोन को सक्रिय कर दिया। ड्रोन चुपचाप चट्टान पर चढ़ गया और फिर पेड़ों की चोटियों की ऊंचाई पर पूर्व की ओर उड़ गया। घाटी समुद्र के बहुत करीब थी, 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर, और कुछ ही मिनटों में ड्रोन समुद्र तट पर पहुंच गया। पहले जब ड्रोन क्वांटम रडार पूरी तरह से चालू होता था तो ये 500 किलोमीटर के दायरे में भूभाग का नक्शा स्कैन करके उसे ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में संग्रहित कर लेता था। अब इस नक्शे के साथ नेविगेट करते हुए ड्रोन को भटकने की चिंता नहीं रहती थी और वह आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच जाता था। उड़ान के दौरान क्वांटम रडार की बदौलत ड्रोन उन सभी खतरों से बच गया जो उसे उजागर कर सकते थे। क्वांटम रडार स्कैन का दायरा 1 किलोमीटर के सामने एक अर्धवृत्ताकार था, जिससे ऊर्जा बिंदुओं की खपत स्वीकार्य सीमा के भीतर रही।
विशाल समुद्र को देखकर यान फेई में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने आज रात ड्रोन को उड़ाया ताकि ड्रोन की समुद्र में प्रवेश और पानी के नीचे की क्षमताओं का परीक्षण कर सके। ड्रोन को घाटी में छिपाने से ऊपर के उपग्रहों द्वारा पता लगाए जाने का खतरा बना रहता, इसलिए उन्हें ड्रोन के लिए एक गुप्त स्थान ढूंढना पड़ा और समुद्र तल इसके लिए एकदम सही जगह थी। यान फेई ने एक बहुत ही दूरस्थ समुद्र तट चुना जहां दिन के समय तो कोई भी नहीं होता था और रात में तो यह और भी अधिक सुनसान हो जाता था। ड्रोन चुपचाप समुद्र की ओर उड़ गया और जब वह समुद्र तट से 2 किलोमीटर दूर हो गया तो यान फेरी के एक विचार से ड्रोन की नाक झुक गई और वह एक कोन पर समुद्र के पानी में गिर गया। जैसे ही ड्रोन समुद्र के पानी में उतरा उसका रूपांतरण शुरू हो गया। उसके पतले और सीधे पंख पीछे की ओर मुड़ गए और पंखों के नीचे लगे 4 हथियार माउंट अपने आप धड़ में सिमट गए, जिससे पूरा शरीर पानी के नीचे यात्रा के लिए ज़्यादा सुचारू आकार में आ गया। ड्रोन के रूपांतरण के बाद उसका पिछला प्रोपेलर तेजी से घूमने लगा, जिससे ड्रोन तेज गति से समुद्र के पानी में आगे बढ़ने लगा। बैकवर्ड 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 ड्रोन समुद्र में उतरा, लेकिन यान फेई को समुद्री जल का कोई दबाव या तापमान में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। सब कुछ मानो हवा में उड़ रहा हो। फिर उसे एहसास हुआ कि प्रकाश की स्थिति के कारण ड्रोन समुद्र तल पर सीमित दूरी तक ही वस्तुओं का अवलोकन कर पा रहा था, लेकिन ध्वनि संग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ा बल्कि वह और भी स्पष्ट हो गया और दूर तक पहुंच गया। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन अपने पीछे लगे बड़े प्रोपेलर से तेज गति से पानी के नीचे उड़ान भरने लगा। हालांकि हवा में उसकी उड़ान की गति की तुलना में समुद्र तल पर उसकी गति काफ़ी धीमी थी। ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार समुद्र तल पर ड्रोन की सबसे तेज गति केवल 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि इस गति की तुलना उसकी हवाई उड़ान से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस मामले में यह अन्य जहाज़ों से बहुत पीछे था। पहली बार ड्रोन के पानी के नीचे के नेविगेशन को नियंत्रित करने से यानफी को एक अनोखा एहसास हुआ। हवा की तरह ही ड्रोन ऐसे हिल रहा था मानो वह उसके अपने शरीर का ही एक हिस्सा हो जो उसकी इच्छा कोई भी क्रिया कर सकता हो। जैसे जैसे ड्रोन तेजी से पानी के नीचे आगे बढ़ा उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि क्वांटम रडार का इस्तेमाल समुद्र की तलहटी में भी किया जा सकता है। हालांकि समुद्री जल के कारण क्वांटम रडार की अधिकतम पता लगाने की सीमा घटकर 100 किलोमीटर रह गई थी, लेकिन समुद्र तल के लिए ये 100 किलोमीटर की पता लगाने की सीमा पहले से ही पर्याप्त से कहीं अधिक थी। क्वांटम रडार स्कैन की मदद से ज्ञान फेई के दिमाग में समुद्र तल का भूभाग मानचित्र सटीक रूप से प्रदर्शित हुआ, जिसे फिर सहायक मस्तिष्क द्वारा रिकॉर्ड किया गया जो नेविगेशन के लिए आधार का काम करता था। हालांकि समुद्र तल बिल्कुल काला था। क्वांटम रडार स्कैन द्वारा प्रदान किए गए भूभाग मानचित्र के साथ ड्रोन दिन के उजाले में चौड़ी सड़क पर चलने जितना आसानी से नेविगेट कर रहा था, जिससे दिशा भटकना मुश्किल हो गया। यह क्षेत्र चीन का प्रादेशिक जल क्षेत्र था और समुद्र की औसत गहराई 100 मीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन पूरा समुद्र कुछ उजाड़ सा लग रहा था क्योंकि वर्षों से मछुआरों द्वारा अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण समुद्र तल मत्स्य संसाधनों से खाली हो गया था। कम से कम यान फेई के क्वांटम रडार में उन्हें ज़्यादा बड़ी मछलियां नहीं दिखी थी। हालांकि जैसे जैसे वे गहरे समुद्र की ओर बढ़े समुद्री जीवन की विविधता धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब ड्रोन समुद्र में 100 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया तो समुद्र तल की गहराई 500 मीटर से ज़्यादा हो चुकी थी। इस गहराई पर यान फेई को लगा कि ड्रोन के लिए और गहराई तक गोता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सहायक मस्तिष्क ने चेतावनियां देनी शुरू कर दी और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह ड्रोन की अधिकतम गोता लगाने की गहराई तक पहुंच गया है, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे। इस प्रकार ड्रोन अब नीचे नहीं उतरा और तेजी से पूर्व की ओर बढ़ते हुए इसी गहराई पर बना रहा। अब वहां बहुत सारे समुद्री जीव थे और कभी कभी बड़ी मछलियां भी ड्रोन के पास तैरती हुई दिखाई देती थी। समुद्र तल के घने अंधेरे के कारण यान फेई इन समुद्री जीवों को सीधे नहीं देख पा रहा था। उसने जितने भी समुद्री जीव देखे वे सभी क्वांटम रडार द्वारा दिखाए गए थे। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्वांटम रडार यान फेई की आंखें बन गया। ड्रोन तेजी से एक मूंगे की चट्टान को पार कर रहा था और अचानक चट्टान के नीचे से एक शार्क निकली। अपने तीखे दांत दिखाते हुए ड्रोन के पंख पर काटने लगी। यान फेई चौंक गया और उसने शार्क के हमले से बचने के लिए ड्रोन को झुका दिया। फिर ड्रोन तेजी से आगे बढ़ा और उसने देखा कि शार्क उसका पीछा कर रही है। यान फेई के मन में एक विचार कौंधा और उसने ड्रोन को अपने सामने घुमाकर शार्क की ओर मुंह करके घुमाया। ड्रोन के अचानक रुकने की वजह से अनजान शार्क ने बेतहाशा पीछा जारी रखा। तभी ड्रोन की नाक से आग की एक चमक दिखाई दी, जिसके बाद उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। एक और चमक के साथ शार्क का शरीर फट गया। उसके खून ने आसपास के समुद्री पानी को लाल कर दिया और उसकी फटी हुई लाश ने दूसरी मछलियों को उसे नोचने और काटने के लिए आकर्षित किया। रात के 10:16 यान फेई के मन में एक विचार कौंधा और उसने ड्रोन को अपने सामने घुमाकर शार्क की ओर मुंह करके घुमाया। ड्रोन के अचानक रुकने की वजह से अनजान शार्क ने बेतहाशा पीछा जारी रखा। तभी ड्रोन की नाक से आग की एक चमक दिखाई दी, जिसके बाद उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया।
एक और चमक के साथ शार्क का शरीर फट गया। उसके खून ने आसपास के समुद्री पानी को लाल कर दिया और उसकी फटी हुई लाश ने दूसरी मछलियों को उसे नोचने और काटने के लिए आकर्षित किया। जैसा कि पता चला, शार्क को पीछा करते देख यान फेई ने हमला करने के लिए ड्रोन के आगे वाले हिस्से पर वन गन लगा दी थी। कुछ नौसैनिक तोपों के गोलों ने समुद्र पर छाए एक बड़ी शार्क को मार गिराया था। हालांकि ड्रोन के समुद्र में प्रवेश करने के बाद मिसाइल प्रणाली अब इस्तेमाल करने लायक नहीं थी, लेकिन आगे वाले हिस्से पर लगी 730 नौसैनिक तोप अभी भी काम कर रही थी। हवा में होने की तुलना में आग लगाने वाले गोलों का इस्तेमाल न कर पाने और कम दूरी की हमले की क्षमता के अलावा 30 मिलीमीटर की गोलियों ने अपनी पूरी ताकत बरकरार रखी। लेकिन यान फेई को निराशा हुई कि एक बड़ी शार्क को मारने के बावजूद वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पर कोई मेरिट पॉइंट नहीं जुड़े। उसने क्वांटम रडार से स्कैन किया और 10 किलोमीटर दूर एक और भी बड़ी मछली ढूंढ निकाली। ड्रोन तेजी से उस जगह पहुंचा, मशीन गन गरजी और उसने बड़ी मछली को मार गिराया। फिर भी पहले की तरह ड्रोन के मेरिट पॉइंट नहीं बढ़े, शून्य पर ही रहे। ऐसे नतीजे देखकर यान फे दंग रह गया। जब ड्रोन लेवल 1 पर था तो मटर से बड़े आवारा कुत्तों पर हमला करने पर भी मेरिट पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब शार्क और आवारा कुत्तों से भी बड़ी मछलियों को मारने पर कोई मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलते। क्या इसकी वजह ही ये थी कि ड्रोन का लेवल ऊपर हो गया था और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था? यानी अब निचले स्तर के लक्ष्यों पर हमला करने पर मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलते थे। अगर सच में ऐसा था तो यान फेई की प्रचुर मात्रा में मौजूद बड़े समुद्री जानवरों से मेरिट पॉइंट्स हासिल करने की इच्छा पूरी तरह से धराशायी हो गई। ड्रोन के लिए अब उपलब्ध सबसे कमजोर हमला करने का तरीका उसकी नाक पर लगी 730 वन गन थी, जो 30 मिलीमीटर कैलिबर की बेहद शक्तिशाली गोलियां दागती थी, जो किसी इंसान के सहन करने की क्षमता से परे थी। शरीर के किसी हिस्से पर भी गोली लगने से तुरंत मौत हो जाती थी। इसके अलावा गोलियां बारूद के प्रज्वलन से दागी जाती थी, जो यान फेई के नियंत्रण से बाहर की शक्ति थी, यानी हर गोली पूरी ताकत से लगती थी। दरअसल स्टील बॉल बुलेट्स के पहले के विपरीत यान फेई अब दुश्मन के गैर महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना नहीं लगा सकता था या मेरिट पॉइंट्स कमाने के लिए गोली की शक्ति कम नहीं कर सकता था। तो क्या ड्रोन को फिर से अपग्रेड करने से पहले उसे 10,000 दुश्मनों को मारना होगा? फिर भी यान फेई ने जल्दी से इन विचारों को झटक दिया। उसे यकीन था कि वह ड्रोन को ऊपर ले जाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। उसका मानना था कि जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। क्योंकि उसे ड्रोन अवतार मिल चुका था तो इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। स्तर 1 और 2 पर ड्रोन केवल बड़े जानवरों और मनुष्यों को मारकर ही योग्यता अंक प्राप्त कर सकता था। स्तर 3 पर बड़े जानवर ड्रोन के लिए योग्यता अंक प्रदान नहीं कर सकते थे। एक रहस्यमयी शक्ति ड्रोन के उन्नयन के तरीके को बाधित करती हुई प्रतीत हुई, जिससे यान फेई एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। फेई ने ड्रोन को नियंत्रित करना जारी रखा क्योंकि यह समुद्र के नीचे चुपके से आगे बढ़ रहा था। ड्रोन की पानी के भीतर नेविगेशन क्षमताओं से खुद को परिचित कराते हुए उन्होंने इससे विभिन्न डाटा भी रिकॉर्ड किए और साथ ही समुद्र तल के भूभाग का मानचित्रण भी किया। आकाश में उड़ान की तुलना में ड्रोन की पानी के नीचे की यात्रा में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा बिंदु खर्च हुए। आखिरकार उसे समुद्र के पानी के दबाव को झेलना पड़ा और तेज गति प्राप्त करने के लिए पानी के प्रतिरोध को तोड़ना पड़ा। ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा विभिन्न चरणों में ड्रोन के ऊर्जा बिंदु उपभोग की तुलना के अनुसार ऊर्जा बिंदुओं का एक पूरा चार्ज ड्रोन को हवा में 5-10 घंटे तक उड़ने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पानी के नीचे की यात्रा केवल 2.55 घंटे ही कर सकता है। इसके विपरीत पानी के भीतर यात्रा की ऊर्जा खपत हवा में उड़ान की तुलना में 2 गुनी थी। क्वांटम रडार की बात करें तो हालांकि इसकी अधिकतम स्कैनिंग दूरी कम हो गई थी, लेकिन इसके ऊर्जा बिंदुओं की खपत में कोई कमी नहीं आई। यान फेई ने ड्रोन की स्थिति, बचे हुए ऊर्जा बिंदुओं और वर्तमान समय की गणना की और ड्रोन को वापस ना लौटने का निर्णय लिया, बल्कि उसे पूर्व की ओर ले जाना जारी रखा। आधी रात तक ड्रोन के ऊर्जा बिंदु पर्याप्त नहीं थे, लेकिन ये ड्रोन के डाटा रिफ्रेश के साथ मेल खाता था और ऊर्जा बिंदु पूरी तरह से बहाल हो गए, जिससे ड्रोन की निरंतर प्रगति को बल मिला। ड्रोन पूर्व की ओर बढ़ता रहा और जब तक समुद्र की सतह पर सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी तब तक यान फेई रुका नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसने समुद्र के नीचे 8 घंटे से ज़्यादा समय बिताया था और उस समय ड्रोन शंघाई से 600 किलोमीटर पूर्व में गहरे समुद्र में था। ड्रोन एक समतल समुद्र तल पर था जिसकी तली रेत से ढकी हुई थी। सबसे गहरा हिस्सा केवल 450 मीटर था, जो ड्रोन के लिए अस्थायी विश्राम के लिए आदर्श था। 450 मीटर गहरे समुद्र तल में चुपचाप छिपा हुआ कोई भी उसके अस्तित्व का पता नहीं लगा सकता था। इसलिए यान फेई ने समुद्र तल पर एक अपेक्षाकृत समतल जगह ढूंढी और ड्रोन को वहां स्थापित कर दिया। पानी के नीचे की धाराओं या बड़े समुद्री जीवों के बिना ड्रोन बहुत सुरक्षित रहेगा। 5000 ऊर्जा बिंदुओं के साथ अगर ड्रोन कोई खास हलचल नहीं करता और बस समुद्र की तलहटी में ही रुका रहता तो वह समुद्री जल के दबाव का सामना करने के लिए केवल थोड़ी सी ऊर्जा का उपयोग करता। इस प्रकार वह रात 12 बजे की ऊर्जा ताज़ा होने तक पूरी तरह से टिक सकता था।
ड्रोन की पार्किंग से निपटने के बाद यान फेई की चेतना वापस लौट आए। समुद्र के नीचे एक रात के रोमांच के बाद वह पूरी तरह थक चुका था। जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी वह तुरंत सो गया और दोपहर 3 बजे तक नहीं उठा। अगले 2 दिनों तक ज्ञान फेई हर रात ड्रोन को नियंत्रित करता रहा और विशाल और असीम महासागर के रहस्यों की खोज करता रहा। आखिरकार ड्रोन पूर्व की ओर 10,500 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। रास्ते में सहायक मस्तिष्क ने गुजरे हुए इलाकों का भूभाग मानचित्रण पूरा कर लिया था। इस मानचित्र के साथ वह अब इस क्षेत्र में फिर कभी नहीं भटकेगा। अन्वेषण के दौरान ड्रोन के क्वांटम रडार ने समुद्र तल पर कई डूबे हुए जहाज़ों की पहचान की, जिनमें युद्धों में डूबे युद्धपोत और सैकड़ों साल पहले के व्यापारी जहाज भी शामिल थे। हालांकि यानफी जानता था कि इन डूबे हुए जहाज़ों में जरूर अपहरण होगा, फिर भी वह उन्हें बचा नहीं पाया। आखिरकार ड्रोन के पास खजाने को उठाने के लिए ना तो हाथ थे और ना ही पैर, इसलिए वह बस अफसोस के साथ उनके स्थानों को याद रख पा रहा था और उन्हें बचाने के लिए भविष्य के किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने समुद्री अन्वेषण में यानफेई ने न केवल डूबे हुए जहाज़ों की खोज की बल्कि कई समुद्री अजूबों और यहाँ तक कि कई अनसुने समुद्री जीवों को भी देखा, जिससे उनके क्षितिज का विस्तार हुआ। पानी के नीचे की दुनिया के बारे में उनकी समझ अब कई समुद्री विशेषज्ञों से भी आगे निकल गई थी। उस रात यानफेई अभी भी ड्रोन को नियंत्रित कर रहा था और समुद्र के नीचे पूर्व की ओर जा रहा था। अचानक घर के बाहर से आ रही आवाज़ ने उसके शरीर को जगा दिया। यानफेई चौंक गया और उसकी चेतना तुरंत वापस लौट आए। ठीक उसी समय उसे पता चला कि कोई बाहर से उसकी खिड़की खोलकर कमरे में चढ़ रहा है। यानफेई ने कोई हरकत नहीं की, वह गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहा था, जबकि उसने खिड़की पर स्थिति को देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। काले कपड़े पहने एक आदमी, सिर से पांव तक काले कपड़े पहने, सिर पर काले कपड़े से ढका हुआ, सिर्फ आंखें और हाथ दिखाई दे रहे थे, चुपचाप खिड़की से अंदर आया। अंदर घुसते ही घुसपैठिया जमीन पर लौटने लगा और फुर्तीली चाल से चुपके से कमरे में घुस गया। यानफेई स्थिर रहा। काले कपड़े वाला आदमी अंदर आया और बिस्तर पर लेटे यानफेई को देखने लगा। फिर वह दबे पांव पास आया और एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा पकड़ा। कुछ देर झिझकने के बाद वह यानफेई का चेहरा कपड़े से ढकने ही वाला था कि यानफेई ने अचानक आंखें खोली और एक घंसा मारा जो सीधे काले कपड़े वाले आदमी के पेट में जा लगा। अपनी अपार शक्ति के साथ यानफेई के एक साधारण भूसे ने काले कपड़े वाले आदमी को उड़ा दिया, जो पीछे की दीवार से जोर से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। हिलने में असमर्थ हो गया। यानफेई उठ बैठा, बत्ती जलाए, दीवार की तरफ बढ़ा, काले कपड़े पहने आदमी को पकड़ा और उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। तभी उसे पता चला कि घुसपैठिया एक दुबला पतला सुनहरे बालों वाला नौजवान था जो दर्द से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यानफेई का मुक्का हल्का नहीं था। अगर यानफेई ने अपनी पूरी ताकत मुक्के में लगा दी होती तो शायद वह जानलेवा होता। यानफेई ने युवक को उठाया, उसकी आंखों में देखा और गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्यों हो? सुनहरे बालों वाला काले कपड़े वाला आदमी बार बार झुककर खांस रहा था और उसे संभलने में कुछ समय लगा। तब जाकर उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं एक चोर हूं। मैं यहां से कुछ चुराना चाहता था। यानफेई ने जमीन पर पड़े सफ़ेद कपड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? काले कपड़े पहने आदमी हूं। वांगमाओ ने ईमानदारी से स्वीकार किया, वही ईथर था जो मैंने अस्पताल से चुराया था। मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें बेहोश करने के लिए करने की योजना बना रहा था। यानफेई ने सफ़ेद कपड़ा उठाया और सचमुच उसमें ईथर की खुशबू महसूस की। उसने कपड़ा दूर फेंक दिया और फिर खिड़की खोली, बैठने के लिए एक कुर्सी खींची और जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए अंगमाओं को देखा। तुम मेरे घर से क्या चुराने की कोशिश कर रहे थे? उसने पूछा। काले कपड़े पहने आदमी हूं, आंगमाओ ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मैंने देखा है कि इस इलाके के ज़्यादातर घर ध्वस्त हो चुके हैं और ज़्यादातर निवासी यहाँ से जा चुके हैं। मैं यहाँ से कुछ सामान चुराकर बेचना चाहता था। किसको पता था कि आप अभी तक यहाँ से नहीं गए हैं? यानफेई ने देखा कि काले कपड़े पहने आदमी हुवांगमाओ की आंखों में चमक थी जब उसने जवाब दिया, जिससे यानफेई को तुरंत शक हुआ। उसे लगा कि वह आदमी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। तभी उसे अचानक ड्रोन अवतार याद आया और उसने सहायक मस्तिष्क में डेटाबेस खोला ताकि उसकी सामग्री खोजी जा सके। बुद्धिमान मस्तिष्क की मदद से उसे डेटाबेस में काले कपड़े पहने आदमी हुवांगमाओ की आकृति तुरंत मिल गई। सही सामग्री f.nur.co पर देखें। पहले ड्रोन से निगरानी वीडियो एक स्टोरेज कार्ड में संग्रहित किया जाता था। ड्रोन अपग्रेड के बाद स्टोरेज कार्ड का डाटा सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया गया। बुद्धिमान मस्तिष्क द्वारा खोज करने पर उन्हें एक फुटेज मिला जिसमें काले कपड़े पहने हुआ अंगमाओ 2 बार दिखाई दे रहा था। एक बार घर के बाहर एक गुंडे के साथ उसकी निगरानी करते हुए और दूसरी बार उस रात जब उसने मार्क्वस के अधीनस्थों पर हमला किया था। उस रात ड्रोन को नियंत्रित कर रहे यानफेई ने मार्क्वस के आदमियों पर स्टील की गोलियों से हमला किया था।
काले कपड़े पहने यह आदमी भवांग माओ घायलों में से एक था। वह भाग्यशाली था। स्टील की एक गोली उसकी पिंडली की मांसपेशियों में से होकर गुजरी थी, जिससे उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ और इसीलिए वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। इन दो फुटेज को देखकर यान फेई को तुरंत पता चल गया कि काले कपड़े वाला हुंग माउंग था। वह मार्कस का एक आदमी था। चंकी मार्कस एक गद्दार बन चुका था। यान फेई उसे जाने नहीं देने वाला था, इसलिए देर सवेर वह मार्कस को फिर से परेशान करने वाला था। बस मार्कस और झांग बाउचन छिप गए थे और उस समय उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता था। यान फेई ने अभी कोई कदम भी नहीं उठाया था कि मार्कस का आदमी फिर से उसके सामने आ गया। फिर भी यान फेई को अभी भी शक था और समझ नहीं आ रहा था कि काले कपड़े वाला हुंग माओ उसके सामने इस तरह क्यों आया है। उसने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया ताकि उससे कुछ उपयोगी जानकारी हासिल कर सके। यान फेई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो? आधा महीना पहले तुम और चेहरे पर दाग वाला एक आदमी नीचे से मुझे देख रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं था? तुम मार्क्विस के आदमियों में से एक हो। काले कपड़े पहने हुए आंगमाओ ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। foabnovl.com। यान फेई ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे मेज आश्चर्यजनक रूप से टूट गई और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी हुंग माओ ने यान फेरी को मेज को चकनाचूर करते और बार बार अपने सिर की ओर इशारा करते हुए देखा। वह तुरंत बुरी तरह डर गया और विनती करने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो कृपया। यान फेई असल में काले कपड़े पहने आदमी हुआंग माओ को डराना चाहता था, जिसने अचानक सोचा था कि यान फेई उसे मार डालेगा। यान फेई का दिल धड़क उठा और उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? काले कपड़े पहने हुआ अंगमाओ कांपते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे एक ड्रोन है। वही ड्रोन जिसने मार्कस के आदमियों को अपंग बना दिया था। तुम निश्चित रूप से मुझे मार डालोगे। यान फेई चौंका और जल्दी से पूछा, आपको ड्रोन के बारे में कैसे पता? काले कपड़े पहने आदमी हूँ, वांग माओ ने जवाब दिया। मैं पहले भी आपके ड्रोन से घायल हो चुका हूँ, लेकिन सौभाग्य से घाव गंभीर नहीं थे, इसलिए मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। आज मैं मार्कस से पोषण शुल्क मांगने गया था और दालान में इंतजार करते हुए मैंने उन्हें ये कहते सुना कि तुम ही हो जिसने जियान को मारा था और तुम ही हो जिसने मार्कस के आदमियों को अपन बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यानफेई सचमुच चौंक गई और तुरंत पूछा, आपने वास्तव में क्या सुना? काले कपड़े पहने हुए आंगमाव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन यानफी की तीखी निगाहों को देखकर उसने झट से कबूल कर लिया। जब मैं मार्कस से मिलने गया था तो मैंने उन्हें कमरे में भाइच के साथ कुछ बातें करते सुना, इसलिए मैं बाहर इंतजार करने लगा। मुझे क्या पता था कि वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने चुपके से उनकी बातें सुन ली। मार्कस ने पहले भी अपने आदमियों को ड्रोन ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। आज अचानक एक बदमाश ने दावा किया कि उसने एक बड़े पुल के नीचे ड्रोन देखा है। काले कपड़े पहने आदमी हुआंग माओ ने यानफेई पर एक नज़र डाली और यानफेई की चिंताग्रस्त नज़र को देखते हुए जल्दी से आगे बोला, जब मार्कस को ये जानकारी मिली तो उसने लोगों को बड़े पुल के आसपास खोज करने के लिए भेजा और उन्हें पास की एक दुकान के प्रवेश द्वार पर एक मॉनिटर मिला जो हमेशा चालू रहता था। उन्होंने मॉनिटर के फुटेज में ड्रोन को जरूर देखा और यह भी पता लगाया कि पुल के नीचे ड्रोन उड़ाया जा रहा था। जिस गाड़ी से आपने ड्रोन लॉन्च किया था उसे आप खुद चला रहे थे। 10 मिनट से ज़्यादा समय बाद ड्रोन वापस उड़ा और आपकी कार की खिड़की से अंदर घुस आया। उन्होंने इस समय सीमा का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह वह समय था जब लोन शार्क कंपनी पर ड्रोन ने हमला किया था। इस तरह उन्होंने पुष्टि की कि ड्रोन के पीछे आप ही थे, आप ही हमारा विरोध कर रहे थे। यानफेई की बनियान ठंडे पसीने से भीग गई। उसे एहसास हुआ कि इतनी सोच समझकर की गई योजना के बावजूद उससे एक छोटी सी चूक हो गई जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी क्योंकि शंघाई इतना बड़ा तो नहीं है। फिर भी 20 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला ऐसे में शहर में कोई ऐसी जगह कैसे मिल सकती है जहां कोई भी ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से चीन ने हर जगह निगरानी और कैमरों का कड़ा जाल बिछा रखा था। यानफेई के लिए सभी निगरानी कैमरों से बचना नामुमकिन था। अनजाने में वीडियो सबूत छोड़ देना एक अपरिहार्य दुविधा थी। उसने काले कपड़े पहने आदमी हुआंग माओ की ओर देखा और आगे पूछा, तुमने और क्या सुना? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। पहले ही विश्वासघात कर चुके काले वर्दीधारी हुआंग माओ के पास अब कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं बची थी। उसने जवाब दिया, मार्कस ने कहा है कि उन्होंने एक विशेषज्ञ से संपर्क किया है जो आकर तुम्हें पकड़ने वाला है। तुम तो लगभग मर ही गए। मैं पहले से ही तुम पर नज़र रख रहा था और जानता था कि तुम्हें अभी अभी 1 अरब नकद मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें पकड़ लूँ, तुमसे नकद ले लूँ, फिर मार्कस को छोड़कर अकेले आराम से जीवन बिताऊँ। मुझे क्या पता था कि तुम इतने दुरई हो कि मुझे यूं ही पकड़ लोगे।
फ्री वेबलचम जिज्ञासावश यानफेई ने पूछा, क्या आपने दक्षिण कोरियाई के साथ मेरी भीषण लड़ाई का ऑनलाइन वीडियो नहीं देखा? क्या आपको नहीं पता था कि मैं सक्षम हूं और फिर भी आपने मुझ पर अकेले हमला करने का साहस किया? काले कपड़े पहने आदमी हुआंग माओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने इसे देखा था, लेकिन मुझे लगा कि यह छेड़छाड़ की गई है और एक मार्शल कलाकार होने के नाते मैंने ताइक्वांडो को कभी गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए मुझे इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं लगी। मैंने खुद कुफू का प्रशिक्षण लिया है और मैं काफ़ी कुशल हूँ। हाथ में ईथर होने के कारण मैंने सोचा कि मैं बस सावधानी बरतकर तुम्हें पकड़ सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे द्वारा पकड़ा जाऊंगा। तभी यानफेई को समझ आया कि काले कपड़े वाला हुआंग माओ क्यों चुपके से हमला करने आया था। उसके चेहरे पर शुरुआती हैरानी की जगह अब शांति छा गई थी। उसने पूछा, क्या किसी और को इसके बारे में पता है? हुआंग माओ ने कहा, मार्कस और उसके आदमी अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें डर है कि कहीं कोई राज खोल दे तो बात लीक हो जाएगी, आपको खबर मिल जाएगी और आप भाग जाएंगे। इसलिए उन्होंने अभी तक बाकियों को नहीं बताया है। यहाँ तक कि जिस छोटे भाई ने मुझे खबर दी थी उसे भी वजह नहीं पता। हालांकि मुझे पता था मैं उस अरब पर एकाधिकार करना चाहता था, इसलिए मैं किसी को बताए बिना अकेला ही आ गया। यानफेई ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे बाहर एक कार जरूर दिखाई दी, लेकिन अंदर से वह खाली थी। इसके अलावा उसे आसपास किसी और का कोई निशान नहीं दिखा। अपनी पहचान उजागर होते ही अपने कार्यों में दृढ़ निश्चय होने के कारण यानफेई के मन में खतरे को जड़ से खत्म करने का विचार आया। उसके एक ही विचार से समुद्र तल पर 1500 किलोमीटर दूर बैठा एक ड्रोन तुरंत पानी की सतह पर आ गया। फिर पानी की गोद से निकलकर आकाश में मंडराने लगा। जैसे ही ड्रोन समुद्र की सतह से हटा, वह रूपांतरित होने लगा और पहले वाले शिकारी ड्रोन के रूप में वापस आ गया। सहायक मस्तिष्क के नियंत्रण में ड्रोन ने अपनी दिशा बदली और शंघाई की ओर तेजी से बढ़ गया। ये ड्रोन कोई स्टील्थ विमान नहीं था। हवा में उड़ते समय यह अन्य राडारों द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता था। इसलिए उड़ान के दौरान ये समुद्र की सतह से 5 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर नहीं रहता था। यह ऊंचाई इतनी कम थी कि अन्य बलों के राडार इसे पकड़ नहीं पाते थे। एक सामान्य हवाई जहाज इतनी कम ऊंचाई पर बहुत लंबी दूरी की उड़ान नहीं भर सकता था। ये बहुत खतरनाक था और एक छोटी सी दुर्घटना विमान को समुद्र में गिरा सकती थी। लेकिन यानफेई के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थी। ऑक्सिलरी ब्रेन और क्वांटम रडार की सटीक पहचान की मदद से यानफेई इस ऊंचाई पर ड्रोन को आसानी से नियंत्रित कर सकता था और समुद्र में सिर के बल गिरने की जरा भी चिंता किए बिना तेजी से उड़ान भर सकता था। यानफेई पहले झांग बाओचिंग और मार्क्वस को खत्म करना चाहता था, लेकिन किस्मत के फेर में वे भाग निकले और यानफेई उनका पता नहीं लगा सका। अब जब उन्होंने यानफेई की असली पहचान उजागर कर दी थी और उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो यानफेई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे इन दो घातक ट्यूमर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अब उसके जीवन में कोई खलल ना डालें। यानफेई ने पूछा, आपके मार्क्वस और झांग बाओचिंग अब कहाँ है? कूंग माओ ने उत्तर दिया, वे दोनों मार्क्वस शहर के बाहर आखिरी गढ़ में हैं। भाई चैन का विला जल गया है और वर्तमान में उसका जीर्णोद्धार चल रहा है और आपने मार्क्वस के गोदाम को गिरा दिया है। मार्कस और भाई चैन हाल ही में उस आखिरी ठिकाने पर रह रहे हैं, एक दूसरे से परछाई की तरह अविभाज्य। यानफेई ने आगे पूछा, क्या आप निश्चित है कि वे आपके बताए ठिकाने पर हैं? फुआंग माओ ने पुष्टि की, मुझे यकीन है कि वे पूरी रात वहीं रहेंगे क्योंकि वे आज शाम एक अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया जा रहा है। यानफेई ने कहा, मुझे अपने मार्क्वस और झांग बाओचिन के पास ले चलो और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरे तरीकों का प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। यानफेई एक कर्मठ व्यक्ति था। झांग बाओचिन और मार्क्वस को खत्म करने का फैसला करने के बाद उसने तुरंत अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। वह माओ को नीचे ले गया। इस इलाके में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी थी और लगभग सभी पूर्व निवासी जा चुके थे, इसलिए रात में यह इलाका आमतौर पर सुनसान रहता था और किसी ने यानफेई और हुआंग माओ को नीचे उतरते नहीं देखा। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर यानफेई ने अपनी मिनी वेन खुद चलाने का इरादा किया था, लेकिन ये देखते हुए कि वह किसी को मारने के मिशन पर था, उसने जोखिम कम करने के लिए अपनी गाड़ी ना चलाने का फैसला किया। इसके बजाय वह हुआंग माओ की कार में बैठ गया। हुआंग माओ ने ड्राइवर की सीट ली और यांग फेई पीछे बैठ गया। उसका चेहरा हुआंग माओ के पीछे छिपा हुआ था। फिर हुआंग माओ मार्क्वस के गढ़ की ओर चल पड़ा। कार पूर्व की ओर बढ़ी और जल्द ही शहर के पूर्वी किनारे पर स्थित उपनगरों में पहुंच गई, जहां एक बड़ा अलग आंगन था। यानन फेई ने हुंग माओ को आंगन के पास एक खाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने का निर्देश दिया। वह जगह एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट का हिस्सा थी जिसका आधिकारिक तौर पर अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ था, इसलिए स्थानीय लोग उसे अस्थायी पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे। तेज रोशनी में कुछ गाड़ियां इधर उधर खड़ी थी और किसी अटेंडेंट द्वारा शुल्क वसूलने का कोई संकेत नहीं था। इस प्लॉट से मार्कस के विशिष्ट आंगन का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। ये संपत्ति काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी।
इसकी इमारतें 2 मंजिला थी और चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जिन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े और कनसटना तार लगे थे जो संभवतः बिजली से संचालित थे। दीवार के कई कोनों में निगरानी कैमरे लगे थे जो बीच बीच में घूमते रहते थे, जिससे पता चलता था कि अंदर से कोई उनके माध्यम से बाहरी क्षेत्र पर नजर रख रहा है। पहली नज़र में मार्क्वस के निजी आंगन की सुरक्षा झाओ के विला की तुलना में कम कठिन लग रही थी। फिर भी यान फेई ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। उसे कैसे यकीन हो सकता था कि अंदर से सुरक्षा ज़्यादा कड़ी नहीं होगी। कार के पीछे बैठकर उसने अपने यूनिवर्सल स्पेस से एक सनवको मास्क पहना और अंधेरे में छिप गया। चुपचाप सही समय का इंतजार करने लगा। यानफेई को नकाब पहने देखकर हुवांग माओ के अंदर से हरन दौड़ गई। मार्क्वस और झांग बाओचिंग अब यानफेई की पहचान जानते थे, इसलिए यानफेई की मौजूदगी का मतलब जरूर यही था कि वह किसी भी जानकारी के लीक होने से बचने के लिए वहां मौजूद था। कोई राज ना खुले ये सुनिश्चित करने के लिए यानफेई मार्कस और झांग बाओचिंग दोनों को जरूर मार डालेगा। और क्योंकि हुवांग माओ यानफेई का राज जानता था तो क्या यानफेई उसे भी मार डालेगा। हुवांग माओ जितना ज़्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा डरता जाता और उसका डर धीरे धीरे उसे गिरने के कगार पर पहुंचा देता। उसका शरीर कांपने लगा जिससे कार भी कांपने लगी, जो बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई ऑन क्रिया करके गाड़ी को हिला रहा हो। यानफेई को नहीं पता था कि हुवांग माओ के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके निशाने पर मार्कोस और झांग बाओचिंग थे। हुवांग माओ को बेकाबू होते देखकर उसने तय किया कि जब तक हुवांग माओ उसके काम में दखल नहीं देगा वह दखल नहीं देगा। अगर हुंग माओ ने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो यानफे उसे खत्म करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा। ड्रोन शंघाई से 1500 किलोमीटर दूर था और उसकी अधिकतम उड़ान गति 1000 किमी घंटा थी। इस प्रकार ड्रोन अधिकतम गति से 1.5 घंटे से कम समय में शंघाई लौट सकता था। यानफेई और हुवांग माओ को मार्क्वस के प्रांगण तक पहुंचने में आधा घंटा लगा, यानी ड्रोन 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ड्रोन के वापस लौटते ही यानफेई उस पर नियंत्रण करके प्रांगण पर हमला करेगा और मार्कस और झांग बाओचिन को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिससे भविष्य के सभी खतरे खत्म हो जाएंगे। कार में दुबका हुआ यानफेई दूर स्वतंत्र आंगन पर लगातार नजर रखे हुए था। कसकर बंद दरवाजों और लोगों के आने जाने की अनुपस्थिति को देखकर उसकी बेचैनी बढ़ती गई, जिससे उसने हुवांग माओ से पूछताछ की। अपनी जान की कसम खाते हुए हुवांग माओ ने उसे यकीन दिलाया कि मार्क्वस और झांग बाओचिंग दोनों सचमुच अंदर ही हैं। वे बस सावधानी बरत रहे थे, पड़ोसियों के शक और रिपोर्ट दर्ज होने के खतरे से बचने के लिए बाहर निकलने से बच रहे थे। हुवांग माओ को गिरते गिरते देखकर ज्ञानफेई ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और पार्किंग में तब्दील खाली जगह से मार्क्वस के स्वतंत्र आंगन पर नजर रखना जारी रखा। जल्द ही 20 मिनट से ज़्यादा समय बीत गया और धीरे धीरे और भी गाड़ियां पार्किंग में घुसने लगी और हुवांग माओ की गाड़ी के पास खड़ी हो गई। frvano.com यानफेई ने अपना ध्यान दूर वाले आंगन की ओर लगाया, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगी। पार्किंग बहुत बड़ी थी और कुछ ही गाड़ियां एक दूसरे से दूर दूर खड़ी थी, तो यह नहीं आई गाड़ियां उसकी गाड़ी के बगल में क्यों खड़ी थी। और यानफेई को शक हुआ जब उसने देखा कि गाड़ियां खड़ी होने के बाद उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। अचानक यानफेई ने एक और कार को पार्किंग में घुसते देखा और जगह ढूंढने लगा। संयोग से यह कार हुवांग माओ की कार के ठीक सामने खड़ी थी, जिससे उसका बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। इधर उधर देखते हुए यानफेई को एहसास हुआ कि उसकी कार किसी तरह 4 गाड़ियों से घिर गई है और उसके भागने के रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए हैं। यानफेई को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है और उसने तुरंत सोचा कि क्या गड़बड़ हो सकती है। उसने देखा कि हुवांग माओ अभी भी कार में बेकाबू होकर हिल रहा था, जिससे गाड़ी में कंपन हो रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ हिलने की एक लय होती है। इस पैटर्न को पहचानते ही उसे सब कुछ समझ आ गया। यह मुस्कोट था। हुवांग माओ दिखने से कहीं ज्यादा था। उसने यानफेई की मौजूदगी में एक नाटक रचा था, डर का नाटक करके और कार को हिलाकर उसके कंपन से मोर्स कोड संदेश भेजकर। निसंदेह दूर आंगन में लगे निगरानी कैमरों ने यह संदेश पकड़ लिया था और जवाब में कारों को बुलाया गया था। यानफेई को धोखे का पता चल गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। खुद मोर्स कोड के जानकार होने के कारण उसने हुवांग माओ की कांपती हुई आवाज़ का अध्ययन किया और हुवांग माओ द्वारा भेजे गए संदेश को तुरंत समझ लिया। मुझे बंधक बना लिया गया है। एक दुश्मन मार्क्वस को मारना चाहता है। तुरंत मदद भेजो। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक सफ़र में बस इतना ही। अगर आपको फैंटेसी नाइट का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने साथी शूरवीरों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।